देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 27 रबी सानी है, 21 नवंबर और पीर की शाम है। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। हफ्ते का पहला वर्किंग डे है और हमेशा की तरह मेरे साथ पीर के पीर, साथ ही मेज़बान आगा सैयद अली मूसवी हैं। उनको सलाम करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, हस्बे मामूल कुछ स्टोरीज़, कुछ जो न्यूज़ है, वो आगा सैयद अली मूसी भाई के पास हैं। कुछ अपडेट्स पाकिस्तान में बहरहाल अभी भी क्या सराइयों का, कुछ डेडलॉक का और अफ़वाहों का सिलसिला अभी तक जारी है, क्योंकि आर्मी चीफ की अभी फाइनल जो नाम है वो सामने नहीं आया। और कुछ नए-नए इंकशाफात भी हो रहे हैं। पहले तो हमने घड़ी के खरीदार को हमने देखा मीडिया में और कल से लंदन से ही एक तस्नीम हैदर साहब ने एक नया दावा किया है और बहुत ही संगीन इल्जामात उन्होंने नून लीग की क़यादत पे लगाए हैं। इस पर भी इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। लेकिन मूसवी भाई, इससे पहले कि वो हम आपकी खबरों में जाएँ, और वो आज इंग्लैंड और ईरान का मैच था फुटबॉल वर्ल्ड कप में, और इंग्लैंड ने बासानी उसको 6-2 से हरा दिया। और बड़ा एक दिलचस्प पूल है वो, और ईरान का इंग्लैंड से भी मैच हुआ आज, और फिर अमेरिका से मैच भी रहता है। तो काफी ऐसा, जैसे हम इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट के मैचेस के हवाले से होते हैं ना, एक थोड़ा सा एक हसास, इसी तरह ये है। तो कोई इस बारे में आप क्या कह रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स के तौर पे लिया गया, या इसमें भी कुछ सियासी तौर पे भी कुछ ऐसी बयानात आपने सुने, और उसके बाद फिर आपकी जो सेगमेंट है उसका आगाज कीजिए। देखिए, हर मुल्क के शहरी को हक हासिल है कि वो अपनी मुल्क और अपने कौम के लिए दुआ करे, उसके साथ रहे, उसका दम भरे। तो जो इंग्लैंड के लोग हैं, वो यकीनन इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे, जो ईरान के हैं, वो ईरान को करेंगे। इसी तरह से पूरी दुनिया में हर कौम अपने-अपने जो ममालिक के लोग हैं, वो अपनी कौम की कौमी टीम को सपोर्ट करेंगे। और सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जो दूसरी बात है, वो जो खेल का शौकीन है ना, उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। इसमें एक चीज़ इससे भी बालातर होकर देखनी चाहिए कि जो अच्छा खेले, जिसकी, जैसे अगर फुटबॉल है, तो जिसकी फुटबॉल अच्छी है, जो अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, फिर वो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ अपने मुल्क को ही सपोर्ट करें। अगर आप शायकीन हैं और शौक है आपको फुटबॉल का, तो फिर आप खेल की तारीफ़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ इसमें कुशादा दिली का मुज़ाहरा करना चाहिए, और सबसे पहले जो हदफ रखना चाहिए वो ये है कि जो सबसे अच्छी फुटबॉल खेले। अगर आप फुटबॉल देख रहे हैं वाकई में, और अगर इसको आप एज ए दो ममालिक की जंग देख रहे हैं, वो फिर आपका अपना जहनी मसला है। मगर अगर आप इसको सही है। एज ए स्पोर्ट्स अच्छा। लेकर करते हैं, तो उसको अच्छा खेले। जी हाँ। अच्छा, हम्म, बाज़ औक़ात इस किस्म के जो मैचेस हैं वो थोड़ा डिप्लोमेटिक तौर पे भी मुल्कों को करीब लाने का सबब भी बन जाते हैं। जैसे क्रिकेट डिप्लोमेसी हमारी हो चुकी है पाकिस्तान इंडिया की। तो कोई ऐसी डिप्लोमेसी, क्योंकि इंग्लैंड और ईरान के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो कोई इतने खुशगवार फिलहाल नहीं है, और वैसे ही ईरान अमेरिका के साथ भी है। तो आपको लगता है कोई ऐसा भी, आपने कोई खबर या कोई देखिए, ऐसा मैं देखा कि कोई मैं फिर नजदीकियां वही होंगी? बात करूंगा मैं फिर वही बात करूंगा कि ये दो मुल्कों की पार्लियामेंट का मैच नहीं हो रहा, ये अवामी नहीं, सतह पर लेकिन मैच है। बहाना, एक इसके बहाना इसके बनता है नहीं, ना इसके, एक। इसके हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ कि मुल्कों के हम्म, ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, मगर जो लोग हैं, अवाम है, वो जो है इन तमाम चीजों से दूर होते हैं। और उनके करीब आने का एक अच्छा मौका होता है कि वे एक दूसरे को समझें, खेलें साथ, क्योंकि एक इंसान है और हम सब एक प्लेनेट पर रहते हैं। हमारे एहसासात, हमारी महसूसात, हमारी तकालीफ दूसरे इंसानों से जुदागाना नहीं हो सकती। तो जिस तरह से दूसरा इंसान तकलीफ महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, इस तरह से हम भी करते हैं। तो एक अच्छा ज़रिया होता है स्पोर्ट्स के ज़रिए से दो मुल्कों का करीब आना, दो नेशंस का करीब आना। और सबसे पहले हम्म, अगर हम इसको एज़ ए इंसानियत के हवाले से देखें, तो इससे इसके अच्छे समारात भी उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही जी। बिस्मिल्लाह, अपना सेगमेंट जो है उसका ठीक आप है, तो बताएं। इसी के साथ ही अपने सेगमेंट का आगाज़ करेंगे और देखेंगे गिरदो-नवाह की खबरों पे भी, और इंटरनेशनली क्या सूरत-ए-हाल है, कहाँ-कहाँ पे मामलात हैं, और मुस्लिम दुनिया के अंदर चीज़ें जो हैं वो तेज़ी के साथ जो तब्दील हो रही हैं, उसमें क्या कुछ आज हमारे पास है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन आपने देखा कि झड़प हुई है और मामलात जो है वो ख़राब हैं, और हमारे पास डीआई खान से भी, जो वहाँ पर हमारे दोस्त हैं, वो हमें बाकायदा इसके ऊपर आगाह कर रहे थे। मेरे पास वो खबरें भी हैं, उसकी फुटेज भी हैं।
کہ وہاں پر طالبان، تحریک طالبان جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سرگرم ہو رہی ہے اور اپنا سر اٹھا رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پھر پاکستان نے بھی اسٹرائک کی، جس کے بعد دونوں ملکوں کے اندر جو ہے وہ شدید جو ہے وہ اختلافات سامنے آئے. اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ چمن کی جو سرحد ہے، چمن بارڈر کھولنے کے لیے مذاکرات جو ہوئے تھے گزشتہ دنوں وہ ناکام ہو گئے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن کی سرحد کھولنے کے لیے مذاکرات کا نیا دور بھی دوبارہ سے ناکام ہو گیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن سرحد کو اتوار کے 7ویں دن بھی جو ہے وہ بند رہی ہے. یاد رہے 13 نومبر کو مبینہ طور پر افغانستان کی طرف سے ایک نامعلوم مسلح شخص کی فائرنگ سے پاکستانی فوجی جاں بحق ہوا، اور اس کے بعد پھر حملے بھی کیے گئے، پھر پاکستان نے اسٹرائک کی، اور یہ حال جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اور افغانستان کے حالات جو ہے وہ کشیدہ، بدستور کشیدہ بتائے جاتے ہیں. اس کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک سیکیورٹی بہت زیادہ سخت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تحریک طالبان ہو یا امارات اسلامی طالبان ہو، یہ دونوں جو ہے وہ آپ کو اس میں شناخت کرنا ذرا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ قوم ایک ہے اور صورتیں، حلیے اور نظریات بھی ایک ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ جی رہا کہ کوئی افغانی جو ہے وہ سارے جو ہے وہ کوئی دہشت گرد ہیں. میں افغانیوں کو اس سے میری مراد ہرگز نہیں ہے. جو وہاں کی حکومت ہے، جو طالبان ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور جو اس کی شاخ تحریک طالبان ہے جو کہ کھلم کھلا پاکستان کی دشمن ہے، اور پاکستان اس کو ہندوستان کے ساتھ اس کے ساتھ مراسم کے بھی سنگین الزامات لگاتا رہا ہے، اور وہ پاکستان میں حملے بھی کرتی رہی ہے. تو تحریک طالبان ہو یا وہاں پر حکومت طالبان سے پاکستان کا اس وقت اختلاف ہو، تو اس کو جو ہے وہ پاکستان کے تمام شہر ہی اس کی زد میں آتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور خصوصی طور سے جو پاکستان کے اندر معروضی حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں، جس میں جو ہے وہ سیاسی خلق فشار بھی ہے، ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی معاملات ہیں. تو ایک ایسے وقت میں افغانستان کے ساتھ معاملات خراب ہو جانا اور سر پہ وہاں پر رو کا موجود ہونا، تو یہ پاکستان میں عوامی طور پر خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے کہ کہاں پر کیا کچھ ہو جائے. تو اس کے اوپر جو ہے ہماری انتظامیہ کو اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنے گرد و نواح پہ نظر رکھنی کہ کوئی مشکوک جو بھی سرگرمی ہے اس کو فوراً جو ہے وہ رپورٹ کریں. تو یہ تو تھا پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے. اب چلیں گے تھوڑا سا یمن کے اوپر، دیکھیں گے کہ سعودی جاریت اور عالمی برادری کی دوبارہ سے جو ہے وہ ایک خاموشی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے مغربی یمن کے صوبے الحدیدہ پر، جو کہ الحدیدہ پورٹ کے حوالے سے اس پر ہم آپ کو بارہا اس کے اوپر خبر دیتے رہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر کوشش کی گئی، سعودی جو کولیشن ہے جس کا سعودی اتحاد ہے ایمریٹس کی جانب سے، اور اس میں مگر وہ الحدیدہ پورٹ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ یمنیوں کے ہی پاس ہے، ان سے جو ہے وہ واگزار یہ نہیں کرا پائے، اس کے اوپر قبضہ نہیں کر پائے ہیں. وہ تاحال یمن کا ہی حصہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ، بار بار حملے ہوتے ہیں. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی جارح اتحاد کے حملوں میں متعدد عام شہریوں کے مارے جانے کی خبر ہے. البصیرہ ٹی وی کے مطابق سعودی اور امریکی اتحاد نے صوبہ الحدیدہ کے شہر حیث میں رہائشی علاقوں کو نشانت بنایا، جس میں ایک کم سن بچی شہید اور 4 دیگر زخمی ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دوسری جگہ پر جہاں پر ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک موت کو لے کر پورے ملک میں افرق تفری جو ہے وہ اس کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے، اور پوری جو ہے وہ دنیا میں انسانی حقوق کے علمبردار موسی بھائی کا کچھ لنک خراب ہوا، لیکن چلیں دوبارہ ان سے رابطہ جیسی بحال ہوتا ہے تو ان کا جو سیگمنٹ ہے وہ جاری رکھیں گے. اس وقت ناظرین آج شام تک سیگمنٹ میں پہلا حصہ، اور پہلے حصے میں کچھ اپڈیٹس آغا سعید علی موسوی دے رہے ہیں، کچھ اپڈیٹس میرے پاس ہیں، اور یقیناً پاکستانی معاملات کافی پچھلے اپریل سے، بلکہ پچھلے اسی سال اپریل سے جب سے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے، تب سے معاملات جو ہیں وہ ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. ایک اچھا خاصا ایک سلسلہ جمہوری انداز سے وہ جاری تھا، عوام کا غم و غصہ. جی موسی بھائی، پہلے کہ ہم پاکستان کے معاملات میں آپ کا فریز ہو جی گیا تھا. جی جی تو ہم شاید یمن کی ہماری بات آن ایئر گئی تھی، یمن کے اوپر جب ہم بات کر رہے تھے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو الحدیدہ کے اوپر جو ہے وہ حملے ہیں بدستور، جو ہے وہ وہاں پر پھر ایک مرتبہ حملہ ہوا، اور جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ایک انسانی ہیومن رائٹس کی، تو مجھے نہیں معلوم کہ شاید یمنیوں کو جو ہے وہ انسان نہیں سمجھا جاتا، ان کے بہنے والے خون کو انسانی خون نہیں سمجھا جاتا. کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یمن کے اندر بچے مارے جائیں، بزرگ مرد و خواتین ماری جائیں، رہائشی علاقوں پر بمباری ہو.
मगर उस शदुमत के साथ पूरी दुनिया में आवाज़ नहीं उठती और सऊदी इत्तेहाद से इस हवाले से कोई बाज़पुर्स नहीं होती, बल्कि हम देखते हैं कि उसके मुखालिफ अगर कहीं पर भी कोई मामला हो जाता है तो पूरी दुनिया जो है वो उस पे हलचल मच जाती है। आप यूक्रेन और रूस के हवाले से देख रहे हैं, आए दिन जब पर भी अगर कहीं रिहायशी इलाकों में कहीं पर बमबारी होती है और लोग मारे जाते हैं तो उसके ऊपर पूरी दुनिया आवाज़ उठाती है और उठानी चाहिए। क्योंकि जंग के अंदर एक आम जो शहरी है उसके एक जंगी कवानीन के तहत हुकूक हासिल हैं कि आप शहरी इलाकों के ऊपर बमबारी नहीं करेंगे, उनको कोई तकलीफ और ईजा नहीं पहुंचाएंगे। दो फौजों की लड़ाई है, इसमें आम शहरियों का नुकसान उसको जो है वो कम से कम हो, इसको जो है वो पूरी गारंटी दी जाती है। मगर हम देखते हैं यमन में कानून यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है और यमन के अंदर अगर मासूम बच्चों को और औरतों को शहीद किया जाता है तो उसके ऊपर कहीं से कोई अगर आवाज भी उठती है तो वो इंतहाई मामूली, इंतहाई खफीफ और कमजोर आवाज होती है। एक तवाना और मजबूत आवाज हमें देखने में नहीं आती कि कोई सऊदिया को इस कटहरे में खड़ा करे कि आप ये रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा चलेंगे, अस्फहान के वाक़े में मुलव्विस अफराद को हुकूमत ने कहा उनकी कि उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईरान के सिक्योरिटी इदारों ने अस्फहान के दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस जो अनासिर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। ईरान के शहर अस्फहान में तैनात जो पासदारों की कोर के तर्जुमान रूहुल्लाह हकीमी ने बताया कि बुध के वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों की पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार होने वालों में बास जो है वो हिस्ट्री शेयर भी शामिल हैं और मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस भी वो रहे हैं। तो ये तमाम मामलात हैं और गजा के अंदर भी जो है वो मामलात हैं। वहां पर एक नई जमात जो अरीन अल असवद के हवाले से जो है वो वहां पर जो है वो एक और एक जिसको कहेंगे कि एक जंग शुरू हो गई है बाकायदा, जहां पर इसराइली फौजी दस्ते किसी को गिरफ्तार करने के लिए या किसी हवाले से भी आते थे जैसे पहले, तो उसको वो वहां पर काफी टफ टाइम दे रहे हैं और झड़पें जो है वो अरीन अल असवद के जवानों के साथ है। ये एक नया एक ग्रोह है जो कि वहां पर नमूदार हुआ है। शाम में दहशतगर्दों के हमले और तुर्किया की बमबारी। अमेरिका, मगरब और उसके इलाका इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोह अल नसरा फ्रंट ने मगरबी शाम में 5 बार हमले किए। दूसरी जानिब इत्तलात है कि तुर्किया के जंगी तैयारों ने शुमाल मशरकी शाम के इलाकों पर हमले किए। अब ये कुर्द वही इलाके हैं जिनसे अब ईरान भी बहुत ज्यादा खफा है और ईरान का भी इंतजाम यही है कि जो मुजाहिदीन खल्क वगैरह हैं, ये ईरानी मीडिया का कहना है कि वो कहते हैं कि जितनी भी जो उनकी हुकूमत की मुखालिफ जमातें हैं, आज़ादी पसंद हैं या इस्लाम बेजार हैं, जिस तरह के भी लोग हैं जो कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, उन सबको कुर्दिस्तान के जरिए से पैसा और असला फराम किया जा रहा है, ये वो बार बार कहते हैं। और इसी हवाले से उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी लॉन्च किया हुआ है। अब यहाँ पर हमें इस प्लेटफॉर्म पर तुर्किया और ईरान एक पेज के ऊपर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इराक के अंदर जो अड्डे हैं बास कुर्दों के, वहां पर तुर्की का हम देखते हैं कि बाकायदा वो वहां पर आए दिन हमला करते हैं और ईरान ने बाकायदा उनको पूरे तबाह बर्बाद करने के लिए जो है वो कसम खाई है और ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया है। मिस्री फौज और दाइश के दरमियान जो है वो शदीद झड़पें हुई हैं। बाज हुकूमती मराकज पर दाइश ने कब्जा भी कर लिया। मिस्री अफवाज और दाइश के दरमियान झड़पें जारी हैं, जो इस्माइलिया सूबे के शहर अल कतरा के बाज इलाकों में तकफीरी अनासर पर कब्जे की कोशिश के बाद शुरू हुई। अल अरबी अल जदीद की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री जराए ने दाइश के साथ झड़प में 7 मिस्री फौजियों के मारे जाने की खबर दी। ताहम दाइश के मुमकिना जानी व माली नुकसान के हवाले से अभी तफसीलात मौसूल नहीं हुई हैं और ये हमला इस्माइलिया के सूबे शहर अल कतरा में किया गया। मिस्र के कबायली जराए के मुताबिक जो है वो दाइश ने हफ्ते की सुबह एक अचानक हमले में कंतरा के शहर के बाज हुकूमती मराकज के ऊपर कब्जा भी कर लिया, जिसके बाद मिस्री फौज और दाइश के दरमियान शदीद झड़पें शुरू हो गई। दाइश ने एक स्कूल, मेडिसिन कॉलेज और कुछ दूसरी इमारतों पर भी जो है वो कब्जा कर लिया। तो ये सारी जो है वो मामलात हैं और जहाँ पर मुख्तलिफ वार फ्रंट्स जो है वो खुल रहे हैं छोटे छोटे, जहाँ ये दहशत गर्दी के मामलात हैं। जाहिदान में मस्जिद के पेशवान को जो कत्ल किया था उस हवाले से भी 5 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। उनकी इंटेलिजेंस ने बताया कि सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान के शहर जायदान में एक आलिम और मस्जिद मौलाए मुत्तकियान के इमाम जमात के कत्ल के 5 मुजरिमों को जो है वो घात लगा के गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा जनाब सकीना सल्लल्लाहु अलैहा, जनाब सकीना
कि नई ज़री की तनसीब का आगाज़ जो है वो शाम में हो गया। इमाम हुसैन सलाम की दुख्तर गिरामी मज़लूमा हज़रत रुक़ैया जनाब सकीना सल्लल्लाहु अलैहा का हरम शाम में है। कुछ ईरानी माहिर कारीगरों की तैयार करदा नई ज़री की तनसीब का काम शुरू किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की शहज़ादी दुख्तर गिरामी जनाब सकीना रुक़ैया सल्लल्लाहु अलैहा शाम में है, और जो है वो उनकी नई ज़री के अखराजात एक ईरानी मुखय्यर ने अदा की हैं, और उनकी नई ज़री और बाज़ खुशकिस्मत लोगों ने उस कच्ची खबर की भी ज़ियारत की है, क्योंकि वो पुरानी ज़री हटी है और नई ज़री का वहाँ पर तनसीब का काम है। उसकी फुटेज इंटरनेट के ऊपर वायरल है, और जिसको ज़ियारत करनी है उसको वहाँ से मिल जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप में जो है वो तारीख में पहली मरतबा उसका आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया गया। फजीलत का मियार तकवा है, ना कि नस्ल। कुरान की बहुत खूबसूरत जो आयत, ए लोगों हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया और हमने तुम्हें बड़ी बड़ी कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज्जत बाइज्जत वो है जो तुम में ज़्यादा परहेजगार हो। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला और खूब खबर रखने वाला है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 से फीफा वर्ल्ड कप का जो है वो आगाज कर दिया गया। ये थोड़ी बहुत खबरें थी जो कि आपके गुजार की गई, और इसी सेगमेंट के जरिए से जैसे जैसे जो मालूमात तेजी के साथ हमारे पास आती हैं वो हम आपकी खिदमत में जो है वो पेश करते रहेंगे। इराक में दहशतगर्दों के ठिकानों पर, जो मैं कह रहा था, उसकी बिल्कुल ताज़ा खबर कि पासदार इनकलाब के मिसाइल और ड्रोन हमलों से इराक के रीजन के बाज़ इलाकों में जो है वो शिद्दत पसंदों के इलाकों को हदफ बनाया गया, और इत्तलात के शोबे में कहा गया कि शुमाली इराक रीजन में आलमी साम्राज्य के एजेंटों की बाकी माइंदा ठिकानों को हमलों का सिलसिला आज अल-सुबह से शुरू किया गया। एलानी में कहा गया कि हमजा सईद शुहदा कोर के जवानों ने शुमाली इराक रीजन में जर्निकान, जरकुयर और कुए संजक, ये सारे कुर्द इलाके और बाज़ दूसरे इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया और दहशतगर्दों को भारी जानी माली नुकसान पहुंचाया है। यहीं पे अपने सेगमेंट को रोकेंगे और आगे देखेंगे कि मामलात पाकिस्तान में और इसके अलावा फारूक भाई के पास क्या है। इंडोनेशिया में भी जलजला है और 400 लोग हलाक व जख्मी हो गए हैं। उनके लिए भी दुआ करेंगे जो लोग जख्मी हैं, परवरदिगार उनको सेहत आमला आजिला व आमिला इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। जी फारूक भाई। इलाही इलाही आमीन, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल सही। बड़ा अफसोसनाक ये खबर इंडोनेशिया में जो ज़ल्ज़ला आया, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसे एक बार जो 2005 में ज़ल्ज़ला आया था उससे मुतासर हो चुका, और हमें पता है कितनी ज़्यादा तबाही उसमें होती है। अभी तक बहुत से जो लोग हैं वो अपने पाँव पे नहीं खड़े हुए। उसके बाद फिर इस साल जो सैलाब आया वो एक आफ़त है, एक और तबाही है। और अफ़सोस के साथ कि दीगर ममालिक में भी ऐसी आफ़ात आती हैं, तबाहियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, और वहाँ पर जो हुकूमतें हैं या जो रियासत है वो अपने शहरियों की मदद करती है। लेकिन आपने डेली मेल की एक रिपोर्ट देखी होगी, जो केस चल रहा है शहबाज शरीफ साहब का, कि ज़लज़ला ज़दगान का जो माल है वो किस तरह से इधर-उधर हुआ, और उसके बाद फिर आपने देखा कि वही जो इमदादी जो सामान था वो हमें दुकानों में मिलता हुआ देखा गया है, बिकता हुआ देखा गया है। और अब तो ये सूरत-ए-हाल है सैलाब के मौके के ऊपर, यहाँ की है जो एमपी हैं यास्मीन कुरैशी साहिबा ब्रैडफोर्ड में, उनको ये कहना पड़ा कि यूके ने पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दगान है उनकी कोई हौसलामंद इमदाद नहीं की। तो शायद यही वजह है कि बैरून ममालिक जो हैं वो अब इमदाद के नाम पे या तो वो ऐसा अरेंज करते हैं कि खुद अपने नुमाइंदे भेजते हैं ताकि वो सामान या जो इमदाद है वो वहाँ उनके विक्टिम्स को या मुतासिरीन को डायरेक्टली मिल पाए। क्योंकि अब ये भरोसा जो है वो हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों ने अफसोस के साथ वो इतना ज़्यादा ख़राब कर लिया है कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो मुअल्लक है, इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, वो अभी तक कोई पता नहीं है। इस वक़्त हुकूमत और डार साहब की आमद के बाद ये कहा जा रहा था, जी देखें, अब तो बस बिल्कुल ट्रैक के ऊपर मुल्क चलेगा और तमाम जो मामलात हैं मुआशी तौर पे वो हल हो जाएँगे। लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी, और पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने बात की है कि अब तो ये सूरत-ए-हाल है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने के लिए जो 75 या 80% शायद चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, जो अप्रैल में सिर्फ 5% थे जब ये एडवेंचर नहीं किया गया। तो ये इतनी संगीन सूरत-ए-हाल में इस वक़्त मुल्क है, लेकिन हम दोबारा उन्हीं के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं, उन्हीं से उम्मीद रखते हैं कि जो इस वक़्त मुल्क चला रहे हों। तो
ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि मुल्क चलाने वाले जो हैं वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये उनकी अपनी अना, उनकी अपनी जिद, उनकी अपनी एक हठधर्मी से आने वाली नस्लों का वो कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, मुल्क की सलामती का कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। एक जाती अना, एक जाती जंगें, एक जाती एक मनपसंदी शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ देख लें कि ये कोई इतनी ज्यादा कोई गंभीर सूरत हाल नहीं होती जब किसी भी आर्मी चीफ की या किसी भी वजीर आजम के दरमियान जो इख्तलाफात का आगाज होता है, वो बस यही होता है कि अख्तियारात जो हैं ना वो इदारा दूसरों या जमहूरी जो इदारे हैं उनको देने के लिए वो राजी होता है। हमारा जो अहम तरीन इदारा फौज का वो यही चाहता है, ये उनके चंद जर्नैल यही चाहते हैं कि हम बादशाह गर हों, हम जिसको चाहें आईजीआई बना के नवाज शरीफ बना दें और जिसको चाहें फिर एक क्रिकेटर से, एक खिलाड़ी से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दें। और फिर उसके बाद फिर जो सूरत हाल होती है, एक आईजीआई वाला या मियां नवाज शरीफ साहब जो एक काउंसलर का इलेक्शन भी शायद एक मौका था 80s में, लाहौर से नहीं लड़ सकते थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, फिर उनके ऊपर केसेस हुए, एनआरओ हुआ, फिर तीसरी बार जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो जाहिर है वो अपने आप को एक नेल्सन मंडेला तो समझेंगे। एक अजीबोगरीब एक गुमान पैदा हो जाता है बंदे में। हम भी अपने आप को दुनिया का बेहतरीन प्रेजेंटर समझेंगे मूसी भाई, जब हमें लोग कहेंगे वाह वाह क्या कहने हैं। तो इस इतना वो शैतान जो है वो, या ऐसा बहकावा इंसान जो है वो आ जाता है उस बहकावे में कि हाँ हमारे बगैर तो मुल्क ही नहीं चलेगा। अब इमरान खान साहब के साथ वाकई यहां तक तो बहुत ज्यादती हुई कि बल्कि आवाम के साथ ये ज्यादती हुई, बार बार मिसाल देनी पड़ती है कि वो पीटीआई की जमात जो आगाज 2022 में जो बल्दियाती इलेक्शन थे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, उसका एक मरहला बुरी तरह से वो हार चुके थे। पिशावर तक का जो जिला है उसका मेयर जो है वो पीटीआई उसका वो उसकी सीट हार चुके थे। यानी अवाम जो है, और हम अपने प्रोग्राम्स अगर पिछले साल को उठा के देख लें तो पता चलता है कि पूरी चढ़ाई है, पूरा गम और गुस्सा है इमरान खान के वो 50 लाख जो नौकरियां हैं, या वो क्या घर हैं, या 1 करोड़ जो नौकरियां हैं, ये इतना ज्यादा उनके जो वादे थे उनके ऊपर जो उनकी बिल्कुल जो पसपाई थी, उसको देखते हुए अवाम जो है वो बिल्कुल नाक में दम आ चुका था और इमरान खान से बिल्कुल तू मैं के चक्कर में। और उस दौरान भी आप देख रहे हैं कि जो भी जिमनी इलेक्शन इमरान खान की हुकूमत के दौरान हुए उसमें पीटीआई को लगातार शिकस्त होती चली जा रही थी, हालांकि उस वक्त इंतजामिया हुकूमत उनके अंडर थी। लेकिन हुआ ये कि अब ये क्या हुआ कि जनरल फैज जो डीजीआईएसआई थे उनको इमरान खान जो हैं वो रखना चाहते थे अभी डीजीआईएसआई, लेकिन जो हमारे मुल्क चलाने वाले वो जिसे हम कह रहे थे कि यही एक ऐसा इदारा है कि वो चाहता है कि हमारे कहने से जो भी एक वजीर आजम आए वो उसकी हुक्म अदूली करने की जुर्रत भी ना करे। तो इस पर उनके एक मद्दे मुकाबल जो सूरत हाल हुई, तो इसका नतीजा हमने देखा कि अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत भी खत्म हो गई और उसके बाद फिर जो एक दोबारा पॉपुलैरिटी की जो वेव इमरान खान को मिली वो भी सियासी तौर पे हमने देखा कि इसमें जो जिमनी इलेक्शन हो, जो उनका जुलूस हो, जो जलसा हो, लगातार वो एक ही तकरीर कर रहे होते हैं, एक एक घंटे की, सवा सवा घंटे की वो बात कर रहे होते हैं। लेकिन अवाम जो है, क्योंकि कम से कम अवाम की जो एक प्रेजेंटेशन है वो एक बासर हल्कों में वो करते हैं, अपने इंटरव्यूज में करते हैं। चोर डाकू का जो खेल पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी ने आपस में 30 साल लगाए रखा, तो इसके बाद फिर तीसरी एक पार्टी उठ के खड़ी होगी पीटीआई के नाम पे, जिन्होंने इन दोनों पार्टियों की जो कली है वो खोलने की ठानी। और इसमें भी सच्चाई जरूर है, बेशक हमारी अदालतें इसमें कोई एक धेले की करप्शन बकौल शहबाज शरीफ साबित ना कर पाए, लेकिन आखिर वो धेले गए कहां, ये भी तो है। मैं घर आता हूं, घर का साजो सामान जो है वो बिल्कुल सवाए दीवारों के, कालीन, बिस्तर, सोफे, अलमारियां सब गायब होती हैं। तो इतना तो मैं कहूंगा कि हाँ चोरी जरूर हुई है, मुझे चोर ना मिले वो अलग बात है, लेकिन इतना तो इदराक है ना, आज मेरे वतन में अगर 22 करोड़ आबादी है, उसकी आधी आबादी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो इतना तो हम माने कि ये अरबों डॉलर जो हमें इमदाद के मद में मिलते थे, और हर सियासतदान बताता जी हर पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर इतने
लाख वो मकरूज पैदा बेचारा होता है। तो आखिरकार वो रकम कहीं ना कहीं गई, कहीं ना कहीं डूबी, कहीं ना कहीं स्विस महल बने, कहीं ना कहीं जो है ये एवनफील्ड जो अपार्टमेंट्स बने, कहीं ना कहीं ये जो अरबों रुपए की जो हम आपने देखते हैं कि हमारी जो अशराफी है उनकी शादियां देख लें। अब जुनेद सफदर साहब की शादी माशाल्लाह हुई, लंदन से शुरू हुई और वलीमे जहाँ के जाती उम्रा तक वहां पर ऐसी ऐसी तकरीबात हुई, ऐसे ऐसे लिबास वहां पर आपने देखे अशराफिया या वहां के लोगों ने जो इस्तेमाल किए कि गरीब जो है वो बस आंखें मलता रह सकता है। तो आखिर चोरी तो हुई है। हमारी अदालतें माशाल्लाह क्या ही कहने उनके कि वो शायद उस चोरी का थोड़ा सा कोई शेयर ले लेते हैं या क्या करते हैं, वो भी चुप वो भी चुप, और बिल्कुल हाथ साफ करके वो सियासतदान उठ खड़े होते हैं, लीजिए हम बिल्कुल सादिक और अमीन हैं और हम बिल्कुल पाक साफ हैं। तो दूसरी तरफ फिर इमरान खान की ये जो 4-6 महीने की जो तारीख है, अब कल का जो उनका बयान था, उनका ये कहना कि जिसे चाहे मर्जी आर्मी चीफ लगाएं, मान लिया कि रजीम चेंज में एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी लेकिन रोक तो सकते थे। यानी इमरान खान जो है कभी बहुत ही फॉरवर्ड या फ्रंट फुट पे खेलते हैं, कभी थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं, क्या पीछे उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। वो अभी तक अवाम की जो पॉपुलैरिटी उनके अंदर वो आप देख रहे हैं पीटीआई की, अभी भी उनको उसके ऊपर भरोसा कम है, और बिहाइंड द सीन जो उनके कोई मुज़ाकरात चल रहे होते हैं उनके ऊपर वो डिपेंड आज भी ज्यादा कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है कि हम कैसे वो मान सकते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को, अगर वो इस मामले में उन्होंने 2 दिन पहले बल्कि अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात के कहा हैं, होना चाहिए, और उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि ठीक है, अगर अमेरिकी साजिश साइफर जो है वो पास्ट हो गया, वो माजी का हिस्सा हो गया, हमने आगे चल के जो है वो अपने मामलात जो है वो बेहतर करने अमेरिका से, ठीक है, खारजा पॉलिसी में कुछ अब बेहतरी होनी चाहिए। लेकिन अवाम को जिन मामलात में वो उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने लेक्चर दिए, जहाद, हकीकी आजादी, अमर बिल मारूफ, तो ये मामलात जो हैं वो फौरी इतने नरम कैसे पड़ जाते हैं, और कल का भी कोई पता नहीं। अब आज वो कह रहे हैं कि ठीक है जिसे चाहें आर्मी चीफ लगाएं, कल का कोई पता नहीं, वो जिसको लगाएं वही वो दोबारा जो है वो मीर जाफर मीर सादिक निकल आए। तो इमरान खान साहब की भी जो सियासत है इससे कता ताल्लुक कि वो इस वक्त बहुत एक ऊंची उड़ान में उड़ रहे हैं, पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज्यादा है, और फिर उनके ऊपर कातलाना हमले के बाद तो और भी लोगों की ज्यादा हमदर्दियां उनके साथ हो गई हैं। लेकिन अभी भी इमरान खान का उसी गेट की तरफ देखना ये एक अजीब बात है। अब आइंदा की तारीख जो उन्होंने दी है लॉन्ग मार्च की, वो अगले हफ्ते की यानी 26 नवंबर को उन्होंने दोबारा लॉन्ग मार्च की डेट दी है, यानी वो पिंडी में वो लोगों को ज्वाइन कर लेंगे। और इस वक्त जो है वो बिल्कुल जो सड़कों के ऊपर जो पीटीआई के लोग थे वो बिल्कुल अपने अपने घरों को जा चुके। लास्ट रवात में एक जलसा हुआ जिसमें उन्होंने खिताब भी किया, शाह महमूद कुरैशी साहब या दीगर जो टीयर के जो लोग हैं उन्होंने भी खिताब किया। लेकिन इस वक्त पीटीआई जो है वो 26 तारीख को देख रही है, और इसमें अब देखते हैं कि कल और परसों जो आने वाले हैं इसमें कौन से आर्मी चीफ आएंगे। वाकई कोई जो है वो मुफाहमत के तौर के ऊपर कोई ऐसा बंदा आने वाला है कि जो सबको काबिल कबूल होगा, क्योंकि इमरान खान का इस वक्त थोड़ा सा एक नरम गोशा या एक नरम रवैया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, ये शायद हमें बावर करवा रहा है, या जज ही हम कर सकते हैं कि शायद इमरान खान की भी इसमें से होगी। बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद अब जो मौजूदा हुकूमत है उसकी इतनी से नहीं है जितनी इस वक्त इमरान खान जो हैं, जो चाह रहे हैं अंडरग्राउंड, उनकी बातें काफी हद तक मानी भी जा रही हैं। और ये भी खारिज इम्कान नहीं है कि आर्मी चीफ की आते साल ही नए इलेक्शन का ऐलान भी हो जाए, और वो इतना ज्यादा दूर ना हो जितना ज्यादा ये हुकूमत चाह रही है। इमरान खान कुछ दो का वो ऐसा सौदाबाजी कुछ हो जाएगी कि शायद वो 3-4 महीने वो पीछे आ जाएं और इमरान खान भी 3-4 महीने वो आगे चले जाएं, और इसके अलावा फिर निगरान हुकूमत से मुतालिक भी कोई मुज़ाकरात हों। तो ये एक खिचड़ी पक रही है जिसपे अब चंद घंटे रह गए। इंशाल्लाह हमें जब वो ढक्कन खुलेगा हमें तो तभी पता चलेगा। हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं कि क्योंकि हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों के भी अंदाजे लगाना बहुत मुश्किल होता है। वो जुल्फकार मिर्जा की बात सही है कि ये जब सेब खा रहे हों या कह रहे हो कि हम सेब खा रहे हैं, तो आप यकीन करें कि ये सेब नहीं खा रहे होते, ये कुछ और ही खा रहे हैं। तो यही बात है कि ये जो स्क्रीन के ऊपर आके कह रहे होते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हालात जो है पूरा मन है, और पता चंद घंटों के बाद चलता है कि उनकी कुर्सी नहीं रहती। तो ये अब सिर्फ आने वाले घंटे में बता सकते हैं। लेकिन एक और स्टोरी इसके बाद फिर आपकी नाज़रीन कॉल शुरू करेंगे।
अभी घड़ी का मामला जो था वो उमर फारूक जहूर साहब ने कि वो घड़ी जो है वो इमरान खान ने जो बेची थी या उनकी जो वाइफ की जो एक फ्रेंड हैं फराह गोगी साहबा उन्होंने बेची थी दुबई में जाके, तो वो जो खरीदार हैं वो सामने आए, लेकिन पीटीआई की तरफ से कहा गया कि उन्होंने घड़ी जो है वो इस्लामाबाद में बेची थी। यानी अभी ये मामला अभी खबरों में ही था कि गुज़श्ता कल जो गुजरा है लंदन से तस्नीम हैदर साहब एक ऐसे हमने शख्सियत देखे हैं कि जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हो नून लीग की जो वहां से एक आपने देखा होगा मुख्तलिफ फुटेजेस में नवाज शरीफ साहब वो वहां से अपने फ्लैट से बरामद होते हैं और एक जत्था या एक ग्रुप जो है उसमें उनको भी हमने काफी एक्टिव पाया है, उनकी तस्वीर भी हमने देखी और बकौल उनके जब मरियम साहिबा की वालदा जब बीमार थी तो उन्होंने एक दो बार उनको अस्पताल भी लेकर गए हैं, काफी अंदर की मीटिंग्स उन्होंने बताई कि किस तरह से अरशद शरीफ शहीद के हवाले से उन्होंने एक प्लान जो है वो बनाते हुए उनको सुना है। उन्होंने जुबैर गुल या नासिर भट्ट साहब का भी नाम लिया है। बहरहाल अभी ये मामला और अभी ये जो चीज उन्होंने बयान की है ये इस वजह से तो हम इसको फेंक नहीं सकते क्योंकि ये उन्होंने यूके में रह के और उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को भी ये रिपोर्ट की है, तो ये मामला इतना ज्यादा एक हल्का नहीं है। उन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ ऐसे शवाहिद उनके पास होंगे या वो जो दावा कर रहे हैं उसके लिए उनके पास कुछ ना कुछ तो प्रूफ्स होंगे। लेकिन एक खबर उसके बाद हमें आज कुछ चैनल बता भी रहे थे पाकिस्तान में, वो कुछ इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे थे कि नवाज शरीफ और मरियम साहिबा लंदन से भी भाग गई हैं, क्योंकि खबर यह है कि वो इस वक्त यूरोप में तातीलात के लिए जा चुके हैं। तो ये क्या मामला थे, हम तो मियाँ साहब को बहुत ज्यादा बीमार समझ रहे थे, लेकिन रातों रात उनके इस यूरोप जाने का कोई पहले से पता नहीं था। आज सुबह ही सब खबरों में ये हैरान रह गए कि नवाज शरीफ और मरियम साहिबा और उनके जो भाई हैं वो यूरोप के 10 रोजा दौरे पे जो है वो छुट्टियां मनाने चले गए हैं। तो ये छुट्टियां मनाने गए हैं या बकौल कुछ पाकिस्तानी चैनल्स भाग के गए हैं, ये क्या मामलात हो रहे हैं या कुछ और भी ज्यादा वो तन्हाई चाह रहे हैं, तो ये भी अब पता चलेगा। लेकिन अजीब बात है कि नवाज शरीफ साहब के जो गिरदोनवा में जो लोग हैं, तस्नीम हैदर साहब वो खुद इकरार कर चुके हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर एफआईआर कटी हुई हैं। नासिर भट्ट साहब जो हैं या जुबैर गुल साहब हैं वो भी कुछ इसी किस्म के जो हैं वो बैकग्राउंड रखते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे इल्जामात मौजूद हैं। तो ये सारा जो एक हम सिस्टम देख रहे हैं इसमें कोई ये जो बात वो दावा करें खारिज इम्कान नहीं है, क्योंकि आपने देखा इमरान खान शहबाज शरीफ पे इल्जामात लगाते हैं आबद बॉक्सर से उन्होंने जी 600 बंदे लाहौर में मरवाए, या राना सनाउल्लाह के ऊपर इल्जामात जी उन्होंने 18 कत्ल करवाए, खुद आबद शेर अली के वालिद साहब कह चुके। तो हमारी सियासत में इस तरह से साइड पर लोगों को लगाना, और अरशद शरीफ के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि वो एक ऐसी रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहे थे कि जिससे बहुत ज्यादा इंकशाफात सामने आने वाले थे नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली के ऊपर। तो ये भी वजह हो सकती है कि उनको रास्ते से हटाया गया। लेकिन दोबारा ये कह दूं कि अभी ये इल्जामात हैं, तस्नीम हैदर साहब जो हैं अभी यहाँ पर पुलिस को मजीद शवाहिद देंगे, पुलिस गालिबन कोई इंटरव्यूज करेगी या नहीं करेगी, ये अब आगे आगे चल के हमें वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये इल्जामात हैं और इल्जामात बहुत संगीन हैं, इसको भी हम ना तो रद्द कर सकते हैं और ना ही पूरा फुली भरोसा भी इसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि कितनी ज्यादा ये चिड़ियां या फाख्ताएं उड़ाई जाती हैं कि हम फाख्ता देखते रह जाएं और कुछ ना कुछ और काम हो जाए। तो ये चीजें हमारी सियासत में ध्यान दूसरी तरफ बटाने के लिए भी वो किया जाता है कि आप उस तरफ लग जाएं, डुगडुगी बजाई, हम बचपने के अंदाज में उधर थोड़ा सा अपने आप को मसरूफ किया और पीछे से हमारी जेब कट गई। तो ये इस किस्म के मामला भी हैं। बहरहाल ये भी आने वाले दिनों में कुछ अहम तरीन इश्यूज में होगा कि आया तस्नीम हैदर साहब की बात अगर सच है तो ये बहुत ही संगीन बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। और अभी तो एक पीटीआई के रहनुमा कह रहे थे कि अल्लाह ना करे ये सच हो, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो ये बहुत बड़ी एक भद्दा दाग होगा हमारी पाकिस्तानी सियासत पे कि सियासतदान एक दूसरे को कत्ल तक करवा रहे हैं, सहाफियों को रास्ते से हटाने के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं। तो ये उनका ये कहना था। तो नाज़रीन अब आपकी टेलीफोन लाइंस भी खुली हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं। और सबसे पहले मूसिफ भाई आप इस पर सारे जो मामलात हैं इस पर पहले आपका तबसरा। मुझे एक चीज समझ में आई उनको पाकिस्तानी सियासतदानों के इस फेल के ऊपर, जो कि अभी एक इल्जामात हैं सिर्फ,
جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ صرف الزام ہے، ثابت جب ہوگا تب کی تب دیکھی جائے گی کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. مگر ان کو حیرت کس بات کی ہے؟ کیا سانحے ماڈل ٹاؤن بھول گئے؟ جی یا اس سے پہلے جو ایک فیکٹری کے اندر دروازہ بند کر کر کئی 100 لوگوں کو جلا دیا گیا تھا کراچی میں، وہ بھول گئے؟ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن. بلدیہ ٹاؤن کا سانحہ بھول گئے؟ کیا اس سے پہلے آپ عباس ٹاؤن کے اندر دھماکہ ہوا اور اس کے بعد کوئی تحقیق نہیں ہوئی، کیا وہ بھول گئے؟ اس سے پہلے بنارس کے اندر ٹالوں میں لکڑیوں کو آگ لگا کر بچوں اور خواتین کو زندہ جلا دیا گیا، کیا وہ بھول گئے؟ اس سے پہلے غور کریں. حیدرآباد کے اندر پکے قلعے میں قتل عام ہوا، کیا اس کو بھول گئے؟ تو یہ کہنا کہ جی یہ سیاستدان اور جو لوگ ہیں وہ مطلب یہ بدنما داغ ہوگا، بدنما داغ کیا، وہ پورا خود ایک داغ ہے. تو یہ عوام اب سمجھ چکی ہے، یہ بیان بازی سے ان لوگوں کی کچھ چلے گا نہیں. اب ایک پاکستان کو ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا، اور اس طرح سے تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ دیوالیہ ہونے کے کگار کے اوپر ہے. بہرحال ابھی آپ کالر لے لیں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. صحیح بات جاری ہے. السلام علیکم جی، تھوڑا اونچا بولیں گے. کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ فرام دس کنٹری. اوکے. Very difficult to hear you. Could you redial again, please? Yeah, please redial again. تو جی ناظرین، آپ کے لیے بھی نمبرز ہیں، جو بھی آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں آپ بھی آ سکتے ہیں. اور اس میں جو کیا سرائیاں اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یقیناً اب حتمی طور پہ ہمیں یہاں کے اداروں کے اوپر کم از کم یہ امید ضرور ہے کہ یہاں پر اگر کوئی تفتیش کا آغاز ہوگا تو اس کو ضرور تھوڑا سا عملی جامہ یہ لوگ پہنائیں گے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ بس وہ سرد موری میں وہ کوئی کسی سرد خانے میں کیس کو ڈال دیا جائے اور پھر حسب وقت یا حسب ضرورت جو ہے اس کو نکالا جائے. تو کالر ایک اور ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن بولیے. دکھ ہوتا ہے کہ میڈیا کی ڈکٹیٹرشپ جو پاکستان کا میڈیا ہے، ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ کام مطلب نہ میں آپ کو جانتی ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میری کال لے رہے ہیں. نہ کبھی پوچھا ہے کہ میں کوئی کس میری ذاتی حیثیت کو نہیں دیکھا جاتا کہ میں کوئی بہت بڑی سیاستدان ہوں تو اسی کی تک جو ہے اپروچ ہوگی اس چینل تک. صحیح ہے. ایک عام بندہ مطلب میری طرح کا ایک عام بندہ اپروچ کر سکتا ہے، آپ کو کوئی بھی کال کر کے اپروچ کر سکتا ہے. کیا ایسی کوئی اپروچ پاکستان کے کسی چینل کو ایک عام بندے کو کوئی اپروچ ہے؟ صحیح ہے. مشکل اپروچ کی یہ بات ہوتی ہے کہ ایجوکیشن کی کیا اپروچ ہے، امپلائمنٹ کی کیا اپروچ ہے، ہیلتھ کی کیا اپروچ ہے. کوئی کسی قسم کا کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں میں نے میڈیا کو نہیں دیکھا. میں نے انڈیا کے چینلز کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں کے صحافی سارا دن جو ہے وہ سیاستدانوں کو بٹھا کے تو باتیں نہیں کرتے، وہ اتنے ایشوز ریز کرتے ہیں، ایشوز کے اوپر بحث ہوتی ہے. وہاں بھی ہوتا ہے مطلب کہ پولیٹیشنز کو بلایا جاتا ہے. انہوں نے تو پاکستان کا میڈیا تو اتنا فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر لگائی ہوئی ہے، اور ایک لیڈر کوئی بات کرتا ہے بس اس کی بات کو پکڑ کے سارا دن انہیں پورا میڈیا جو ہے سیاستدانوں کے گرد گھومتا ہے. سیاستدانوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کی ایک ایک بات بلاول بھٹو یہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا. آپ پاکستان کا نریٹو کیوں نہیں بلڈ کرتے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عام لوگوں کو لے کے آئے، میڈیا پر بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا سہولتیں مل رہی ہیں، آپ کی ایجوکیشن کی کیا ایکسیس ہے، آپ کا ہیلتھ آپ کی کس طرح ہے. یہ کوئی طریقہ گھر میں کچھ پکا کہ نہیں پکا نہیں. ایک میرا پوائنٹ ہے کہ ایک لیڈر اٹھتا ہے، ایک تقریر اتنی جذباتی کر دیتا ہے. کون مطلب تقریر کے اوپر بڑی آپ پیچھے بتی کے لگاتے ہیں، ہم لگ جاتے ہیں. وہ بات کر دی جی اس نے یہ کہا دیا، ایبسولوٹلی ناٹ. قرضوں کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہنا، وہ تو آپ نے ملک کو دیوالا نکال دیا قرضوں میں. صحیح. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. جی ہاں بس وہ ایک انٹرویوز یا شاید سرخیوں کی زینت تو ہمارے بیانات بنتے ہیں. یقیناً میڈیا بھی جو اہم ایشوز ہیں
जो इस वक्त भी लोग जो हैं वो सैलाब जदगान बेचारे बहाल नहीं हो पाए, वो अभी तक उनके क्या हाल है वो अच्छा, कोई भी नहीं जानता। हमारा जो लोकल मीडिया है वो आज़ाद कहाँ है? आप देखें कि मुतअद्दिद मरतबा खबरें आती हैं कि कौन सी खबर चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। इवन जो नीचे टिकर चलता है वो भी पहले वेरीफाई कराया जाता है कि ये चला दें हुजूर और ये नहीं चलेगा। तो ये तमाम चीजें होती हैं, आज़ाद कहाँ है? तो उनसे जो कहा जाता है, इसको मैं एक नाम दूंगा गोरख धंधे का, कि लोगों को एक गोरख धंधे में लगा के रखो, ताकि शाम में उनकी एक आदत बिल्ड कर दी है कि वो सियासतदानों की लड़ाई देखकर महजूज हों। उसमें उनको सही। तबकात में बांट दिया जाए, उनको लिसानी उसमें उनकी तकसीम कर दी जाए, मजहबी तकसीम कर दी जाए, और रोज नए इशू जो कि नॉन इश्यूज हैं उनको इशू बनाकर मीडिया पे लाया जाए, ताकि वो इसको जो है इसके अंदर लगे रहें। उनके साथ उनके खजाने पर जो डकैती हो रही है उस तरफ उनका ध्यान ना जाए। जैसा आपने कहा ना, आप फाख्ता उड़ाई, लोग फाख्ता देख रहे हैं, नीचे से उसका सारा बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। तो पाकिस्तान में ये नई नई फाख्ताएं हैं कि ये रोज इसको उड़ाई जाती है। माह मुबारक रमजान है, उसके अंदर मजहबी इशूज, मुहर्रम आता है मजहबी इशूज, रबी अव्वल आ रहा है मजहबी इशूज। ये कम से कम 3 महीने, कम से कम 6 महीने मजहबी उसके अंदर खा जाते हैं, बाकी सियासतदानों का मेला लगा के। और पीछे जो एक ताकतवर जो लोग बैठे हुए हैं वो मुसलसल अपनी तिजोरियां भरते रहते हैं। यही सूरत है कि पाकिस्तान में ना पानी का कोई पीने का साफ निजाम रहा, ना डैम के ऊपर कोई तवज्जो रही। जो सैलाब आया बहा के ले गया, इससे पहले जलजला आया, कोई उसके बाद कुछ सीखा नहीं। तो ये तमाम चीजें हैं। आप सेहत के उस जो है वो मामला क्या है, ये सब आपके सामने है। जी हाँ। तो उस तरफ लोग और खड़े। मुझे भाई अब तो सैलाब के बाद हमारे मीडिया के ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए थी। डैम्स जो हैं, अगर कालाबाग डैम जो है वो मुतनाज़ा है तो उसके और उलट या उसके कोई और जो हैं, क्या मतबादल है, क्या हुकूमत के पास प्रोग्राम्स हैं? आपने यहाँ पे सियासतदानों की देखे वो डिबेट करते हैं, इस मामले पे आपकी क्या थिंकिंग हुकूमत है, तो हो तो इस करे मामले ना, पे क्या है? हुकूमत हाँ, हो तो करे। अब ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है कि जी अगर तुम पसंदीदा नहीं हो तुम्हें उतार देते हैं, पसंदीदा को ले आते हैं। बस वो जिस लड़ाई दिन शुरू अगर हो किसी जाती है। मुजरिम को सजा होनी है उस दिन उसको वजीर आजम बना दिया जाता है। तो अब इसको हुकूमत का तो नाम नहीं दिया जाएगा ना, कि हम कहेंगे जी हुकूमत काम नहीं कर रही। तो हुकूमत सिरे से है ही नहीं, हुकूमत सिरे सही से है सही, ही नहीं। वहां जी जी बिल्कुल कॉल सही। ले लें। जी, जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत आपका शुक्रिया। प्रोग्राम चल रहा है। जी दो कई सारे पॉइंट्स है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जी जब मैं यहाँ जीपी या वॉक इन सेंटर में जाता हूँ, एई डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में, तो वो मरीज को देख के कहते हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि भाई फ्लू है, तो कहते हैं आप बैठ जाए, आपकी प्रायोरिटी बात की है। सही। एक और मरीज आता है, उसको कहता है कि भाई मुझे सिवियर हेडेक हो रहे हैं और मुझे वोमिटिंग हो रही है और मेरा जो डिहाइड्रेट हो चुका हूँ। वो कहते हैं यार आपकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो आपको रिगार्डलेस के पीछे कितने बंदे पहले बैठे हुए हैं, हाँ, सिवियरिटी ऑफ पेशेंट की जो उसकी कंडीशन रिक्वायरमेंट है। होती है, हाँ, उसके हिसाब से हम्म। वो ये नहीं देखते कि नंबर किसका है, वो ये देखते हैं कि किसकी प्रायोरिटी पहले बनती है। अब मैं इसको अगर कंपेयर करूं पाकिस्तान के हालात के ऊपर, तो इमरान खान की घड़ी जो है ना, इस वक्त इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी जितनी के 40 साल से जो डाकू नून लीग और पीपीपी ने लूटा है ना मुल्क को, इसकी सिवियरिटी ज्यादा है। ये इशू और नॉन इशू की बात कर रहे थे ना अभी, आगा अली मूसी साहब भाई बात कर रहे थे ना, तो उस बात को मैं इससे रिलेट करना चाहूंगा कि इस वक्त जो घड़ी उसने गलत किया है, उसने, मैं ये नहीं कह रहा कि सही किया है गलत किया है, उस पर बात बिल्कुल होनी चाहिए, मगर प्रायोरिटाइज अगर इस वक्त आप करें तो प्रायोरिटी इस वक्त मुल्क के खजाने लूटने वालों को पहला नंबर होना चाहिए, उसके बाद इमरान खान का भी नंबर आना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि ये जो बात करते हैं ना कि पाकिस्तान में जो बोलने का हक नहीं है, जो अभी बहन ने फोन किया था, वो कह रही थी कि रीचेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सही बात की उन्होंने, क्योंकि देखें अगर आप आवाम को बोलने का हक देंगे तो वो अपने रियल इश्यूज पुट अप करेंगे सामने, वरना वो अपने इश्यूज ही पुट अप नहीं करेंगे और ये एंकर जितने बैठे हैं ये अपनी इधर की सुनाएंगे उधर की सुनाएंगे और अपना प्रोग्राम पूरा करके रेटिंग पूरी करके कितनी लाइक्स आ गए उसके हिसाब से बात करके वो चले जाएंगे। वो उन्होंने कुछ नहीं करना। और ये मुंहबोलता सबूत है कि एक आम इंसान को रीचेबिलिटी नहीं है, जैसे कि आपके प्रोग्राम में हम लोग अपनी आवाज को उठा सकते हैं। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि मीडिया जो है ना, ये अरशद शरीफ जो है, ARY जो है सबसे बड़ा
सपोर्टर था ये PTI का और अरशद शरीफ का। आप देखें किसका नून लीग का दौर आया है और अरशद शरीफ से उन्होंने ताल्लुक ही खत्म कर दिया था। उनके मरने उनके से पहले उनको निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि एयरवाई को अपना भी तो रोटी रोजी चलानी है ना, उनको भी तो डिब्री टाइट की थी ना उनकी भी तो नून लीग वालों ने, और उनके ट्रांसमिशन बंद कर दी थी तो बेचारे घुटने टेक दिए उन्होंने, वो भी इसी का हिस्सा बन गया। तो कौन क्या कर सकता है? कोई भी कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान का। अल्लाह मालिक है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल सही तरजीहात, लेकिन होने को अगर करना चाहें उसे भाई किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ कोई कानून साजी की जरूरत नहीं है, कुछ नया जो है करने को क्या नहीं किया जा सकता। करने को आप तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क की शक्ल में भी ले जा सकते हैं, मगर ये कि लेके जाने ही नहीं चाहते ना। देखिए वो आपको याद होगा, मतलब एक चीज है कि अगर चीजों को डिजिटाइज कर दिया जाए तो करप्शन खत्म हो जाएगी। तो आप आज भी थाने में जाएं तो वो हाथ से लिखकर FIR देते हैं, ठीक है ना, हाथ से लिखी हुई होती है। उन्होंने बाज चीजों का ऐसा खाता खोला हुआ है जहां पर वो उसके अंदर जब चाहे बैक डेट पे चले जाएं, जितने पैसे लेना चाहे कर ले, सिस्टम बनाना ही नहीं चाहते। ठीक है, एक बार मैं एक रिपोर्ट लिखवाने गया, मुझे यहाँ पर के लिए कुछ चाहिए था, तो मालूम हुआ उस थाने में लाइट नहीं आ रही थी। आप सोचें पुलिस स्टेशन, उसमें लॉकअप भी होगा, उसमें लोग भी बंद होंगे, ठीक है ना, मतलब कोई इंसानी हुकूक ही नहीं है। उसने जब देखा कि मतलब शायद मैं इनसे पैसे ले सकता हूँ, तो उसने कहा रुको रुको मैं 2 मिनट में कुंडा लगा के आता हूँ। मतलब ये थाने में हो रहा है। अब ये जो उसने फिर मेरे सामने कुंडा लगाया और कहा कि हाँ अब जो है वो लाइट आ गई है, अब मैं बैठ के रिपोर्ट लिखता हूँ। तो मैं ये सब देखकर मैंने उनसे कहा कि ये आप कुंडा लगा रहे हैं तो आप कुंडा लगाने पर पकड़ेंगे कैसे? तो कहा पकड़ कौन रहा है? उसने कहा पकड़ कौन रहा है? समझे ना। तो बात चीजें तो ऐसी है जिसको पूछा ही नहीं जाता। तो ये जो हमारे सिस्टम में नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन है, हम खाली सियासतदानों को कहते हैं। आप यकीन करें हमारे की आवाम में भी नीचे जो दूध बेच रहा है वो उसमें पानी डाल रहा है, जो मिर्चे बेच रहा है वो उसमें लकड़ी का बुरादा डाल रहा है, जो दवाएं बेच रहा है वो एक्सपायर्ड ट्रिपे बेच रहा है, नीचे से ऊपर तक। देखिए पुलिस में भी लोग आवाम से जाते हैं, फौज में भी आवाम से जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी से आवाम। हमारे क्या जिसको कुछ नहीं मिल रहा वो मस्जिद से नमाजी की चप्पलें लेके भाग जाता है। कोई एक मस्जिद दिखा दे मुझे जहां पर स्टील का गिलास जंजीर से ना बंधा हो। अब आप मुझे बता दें यार कौन सा घर होगा जिसमें आज यानी पानी पीने का गिलास ना हो, मगर मस्जिद का वो स्टील का गिलास भी नहीं छोड़ा जाता। तो ये तो हालत है। अब सारी कहने को बैरोक्रेट कल आज ही शायद मैं सुबह एक फुटेज देख रहा था, जो मस्जिद का वो होता है ना, एक बॉक्स बना होता है कि जिसमें वो चंदा वगैरह डालते हैं। वो 2 नौजवान आए, वो पूरा बॉक्स ही उठा के जो है, बजाय उसका ताला तोड़े या इतनी मुशक्कत करे, वो पूरा बॉक्स ही उठा के मोटरसाइकिल पे रख के वो जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। जी शुक्रिया भाई। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन है आपके लिए बड़ा जनाब। वो जो आदमी आया इंग्लैंड में, कहता है कि नवाज शरीफ ने मुझे बोला था कि इनको कत्ल कराओ जी, क्या उसमें इतनी शक्त है कि वो एविडेंस पेश कर सकेगा? ठीक है, मेरे तो ख्याल में नहीं है। सही है। क्योंकि उसने बोला तो जरूर है, वो बहुत गहरे लोग हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अमेरिका के और योधियों के पिट्ठू हैं, और दूसरे नंबर में आर्मी उनके साथ है। उनका क्या कोई बिगाड़ेगा? मेरा तो क्वेश्चन यही है कि कभी अदलिया आपकी कोई इंसाफ दे पाएगी उस मुल्क में? नहीं, क्योंकि वो कराची वाला वाक़या भी आपने देख लिया है। जरदारी साहब उधर बैठे हुए हैं, तो सब बरी हो गए हैं वो जो औरत का केस था, आज की खबर है। तो क्या है कि इस मुल्क में कुछ नहीं होने वाला। हम लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं, मगर तो होप भी कर करके थक गए 60-70 ईयर तक। सही बात करके मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? इसमें बात करनी भी फील होगी है मेरे ख्याल में। बात तो वो करते हैं जो जिसका नतीजा निकले, तो सुनने वाला हो। आपको चैनल सुनता कोई नहीं है, क्योंकि वो सुनिए बरेलवी वादी का मसला है। ये तो मुनाफिक लोग है ना, मैंने तो उन्हें सच्ची बातों की समझ आए तो कुछ करना हमने मुल्क के साथ, क्योंकि वो सुनते नहीं है। सच सुन के वो उधर कोई अमल नहीं करता है। तो मेरे ख्याल में तो नहीं होगा। भाई से ये है मेरा क्वेश्चन, क्या ये जो आदमी आया है, अगर आपकी जूरी को देखना जी, आपके जजों को, तो उसने अगर बयान दिया है, चलो वो एविडेंस नहीं पेश करता, वो नून का आदमी था, उसने बयान दिया है कि इन्होंने कत्ल करवाने की मुझे कहा है, तो दे मेंट टू किल इमरान खान एंड
ना Arshad Sharif already been killed. सही So what's going to happen next? सही, Thank you. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वाकई जी बहुत ज्यादा एक मायूसी फैल जाती है जब हम अपना सिस्टम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर यकीनन दावा तो किया जा रहा है जी, सबूत मैं दूंगा और मैं ये सारी गुफ्तगू हुई है। इस पर अब हम सिर्फ क्यासराई कर सकते हैं, हतमी तौर पे तो अब कुछ आने वाले घंटे बताएंगे और ये भी पता चलेगा कि ये वाकई, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती जब हो जाएगी, ये भी हो सकता है कुछ तजियाकार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको कट टू द साइड या थोड़ा सा उनको, जैसे इमरान खान को थोड़ा सा धीमा किया गया है घड़ी के मामले में, नवाज शरीफ साहब को भी थोड़ा सा नीचे किया गया है कि भाई आप भी थोड़ा सा होश के नाखुन लें, आप हुक्म ना चलाएं हम पे, तो यू आर स्टिल सिविलियन जो है, तो हो सकता है इस किस्म का मैसेज हो। तो ये भी है, चंद घंटे जो है बड़े अहम है जी। अभी सोशल मीडिया पे मरियम सफदर साहिबा की और उनके बेटे की तस्वीरें वायरल हो रही थी कि वो किसी एम्बेसी के सामने वीजा के लिए लाइन में खड़े हैं, तो लोग उस पर मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, तो उसी के बाद फिर आपने ये खबर दी कि वो यूरोप 10 दिन के लिए गए, तो जी, वो जी, जी, सोशल जी, मीडिया पे वो चले गए वायरल हुई थी। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी इमरान साहब बात करें। हाँ सर जी, वो जी जी सही भाई को भी मेरी तरफ से सलाम पहुंच गया, और माशाल्लाह इंटरनेशनल खबर की आपके चैनल से हमें मिल जाती है, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो दूसरा पाकिस्तान की बात की है जो मुंशी भाई ने, हाँ क्या बात है, पाकिस्तान का मीडिया या मलका का कोई शादी हो या फौतगी हो उस पर लगा रहता है। हाँ, ये नहीं सोचता कि यहाँ क्या हो रहा है, या कोई फिल्म चली तो उसको दिखाते हैं। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। माशाल्लाह आप से खबर मिल जाती है, इसलिए मैंने ये टॉक शो देखने पाकिस्तान के बंद कर दिए हैं। चले मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप देखते रहिए और अपना हिस्सा डालते रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। यकीनन उनकी जो तरजीहात है, मीडिया की जो ये लोग बात कर रहे हैं भाई, कि और ही मामलात हैं उनकी, और ही कुछ पहले होता था। अब तो शायद खैर हमारी अवाम का भी जो ज़ौक है, या मुझसे भाई एक जो हिस्स है, अलार्मिंग हिस्स होती है ना, या एक गलत को गलत कहना। पहले होता था अखबारात में कोई खबर छप जाती, अखबार में खबर छप जाती, तो एक बहुत बड़ा एक तूफान मच जाता था कि फला अफसर के हवाले से उसकी रिश्वत से मुताल्लिक ये खबर आई है। अब आपने 40 चीज, अब आपने ये जो जैसे वकारुल हसन या और बहुत से ऐसे हर चैनल पे इस किस्म का प्रोग्राम होता है, जो रियलिटी शो या जो छापे मारता है, जो मिलावट के हवाले से बात करता है, जो रिश्वत के हवाले से बात करता है, वो सब कुछ आता है, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा। वही अफसरान वो दोबारा अपनी जगहों पे होते हैं, जिनकी वीडियोस के ऊपर हर चीज वो शो हो जाती है, किसने रिश्वत ली है, किसने बदनवानी ये जो की। आ रहा है ना, ये वो आ रहा है जो पैसे खर्च नहीं करता। मैं वकारुल हसन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और बहुत सारे शोज ऐसे हो रहे हैं जिसमें बास को मैं जानता हूँ, वो बाकायदा ब्लैकमेलर्स हैं। बास वो जाते हैं कि वो दिखाते हैं कि भाई ये है, आप साबुन की फैक्ट्री चला रहे थे, इस तरह से बना रहे थे, 20 लाख रुपए दे दे तो आपकी जान बच जाएगी, वरना ये ऑन एयर हो जाएगा। तो जो आप टीवी पर देखते हैं ना, ये वो होते हैं जो पैसे देते नहीं, और इसमें ज्यादातर पुलिस वाले वगैरह होते हैं, वो अपने जोब में वर्दी के होते हैं, वो कहते हैं जाओ चलाना चला दो, पैसे वैसे नहीं दे रहे, भागो। तो ये जो है इनके चलते हैं। बाकी करप्शन का तो ये हाल है कि हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ा टारगेट पकड़ा हुआ होता है, वो पैसे लेके मामला खत्म हो जाता है। ये जो 2-4 चलते हुए देखते हैं आप, ये सिर्फ ये वो हैं जो पैसे नहीं दे रहे हैं, वरना वो पीछे मुकमुका हो जाता है। लोग इसमें करोड़पति हो गए, मिलियनर हो गए। हफ्ते की 4 एपिसोड थे ना, 4 एपिसोड, यानी 4 बार आप 10-10, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए खींचेंगे उनसे। हाँ, वही ना। और ये ब्लैकमेलिंग यकीनन ये जो सहाफत के अंदर ये है कि आपकी ये खबर, पहले होता था कि आपकी ये खबर लगाने लगे हैं, हाँ भाई ये चीज आपकी हमारे पास आ गई है, अब तो कंट्रोल मीडिया है, अब तो कंट्रोल मीडिया है। सबने सऊदी अरबिया से सीखा है कंट्रोल मीडिया, खबर आवाज हवा बाहर ना जाए। मैं आपको ऐसे सहाफियों की एक लाइन है, आपको दिखा सकता हूं, जो मेरे साथ काम कर रहे थे इस वक्त, सब जो है वो ज्यादातर अमेरिका में बैठे हुए और कुछ यूके में बैठे हुए। किसी ने एक खबर मर्जी के बगैर चला दी, बड़ा छापा वो, फिर उसके बाद हाथ पैर जोड़ के मुल्क छोड़ के भाग गए।
تو ایک بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں پر کام کر رہی ہے. میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا، اور اگر کوئی کہے گا تو میں دکھا دوں گا کہ یہ اتنے سارے لوگ ہیں. یہ حالت ہے، ایک خبر نہیں چلا سکتے آپ کنٹرول. صحیح بات ہے. اور اگر چلا دی تو پھر وہ بات کہ آپ کو کون تحفظ دے گا یا آپ کیا صورتحال ہوگی. اور یہ دیکھیں نا، ایک وہ کھیپ بننی نا، جیسے ارشد شریف تھے یا ایک دو اور ان کے ساتھ جو صحافی تھے، ان کا وجہ جو تنازع بنی وہ یہی تھی نا کہ بھائی آپ انہی لوگوں سے متعلق ہمیں بریف کیا کرتے تھے، آپ ہمیں یہ ثبوت، آپ نے وہ اتنے پلندے کے پلندے دکھایا کرتے تھے وہ اپنے پروگرام میں کہ یہ چوری یہ چوری یہ چوری، لیکن نہ عدالتوں میں ثابت ہو پایا. اور پھر اگر آپ کو وہ بندے جو ہیں دوبارہ من بھاگئے تو پھر اس میں ان صحافیوں کا کیا قصور کہ جن کو آپ نے یہ سب دکھایا تھا. تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہماری جو مقتدر حلقے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ کہیں کہ پڑ جاؤ تو پھر وہ پڑ جاؤ، اور جب ان کو سٹاپ کا کہیں تو پھر وہ رک جائیں. تو بعض لوگ تو رک جاتے ہیں، بعض پھر انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ بھی پرواہ نہیں کی اور وہ رکے نہیں، وہ اس پہ مزید کام کر رہے تھے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، پھر بات چال رہی ہے. السلام علیکم جناب. ایک تو میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی فروخ بھائی. جی حکم کریں. جی جو ہمارے ہیں نا خواجہ آصف سیالکوٹ والے، وہ جو ہوتے ہیں کیا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، وہ جو ہے جی انہوں نے بڑی اچھی ایک تقریر کی تھی اسمبلی کے اندر علی ولی اللہ پہ. اچھا. یہ کچھ اس 2015-16 بات ہے جب نواز شریف کا ہی دور تھا، اسی دور کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے تقریر کی تھی کہ بھئی جو شیعہ لوگوں کو آپ مارتے ہیں تو وہ اشہد ان علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ان کا یہ قصور ہے. تو کوئی بات نہیں یار، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ٹھیک ہے. میں چاہ رہا تھا کہ ہمیں بھی اس کا بدلہ یہ کرنا چاہیے کہ ہاں آپ ان کو اہل بیت ٹی وی پہ لے کے آئیں، چاہے لائیو لے لیں پاکستان سے، اور ان کو نہ کہیں کہ نون لیگ پہ بات کریں، ان کو کہیں کہ آپ اس پاکستان پہ بات کریں کہ اس پولیس کے نظام کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. اور وہ خواجہ آصف نام ہے ان کا نا، سیالکوٹ والے ہیں نا وہ والے. ٹھیک ہے. تو ان کو آپ لائیو لے لیں، ان کو کہیں کھل کے بولیں، پاکستان کے بارے میں بولیں، ضروری نہیں آپ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ کریں. ایک تو یہ کہنا تھا میں نے. ایک چلے. اور دوسرا پولیس کے بارے میں نے فون کیا ہے کہ یہ جو موساوی صاحب ہیں، ان کو سلام عرض ہے اور سلام اور آداب ہے، اور ان کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مشرف صاحب کے بعد جو صدر مشرف گزرے ہیں، اس سے دور کے بعد پولیس کا نظام میں کوئی اصلاح ہوئی ہے وہ مشرف صاحب کے دور میں ہوئی ہے. اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. صحیح. مجھے ایک پوائنٹ گنا دیں کہ اس صدر مشرف کے بعد پولیس کے لیے کوئی زیادہ چیز امپروو کر دی گئی ہے، کوئی چیز، اینی تھنگ. جی صحیح ہے. انہوں نے ان سیاستدانوں نے کرنا ہے نا، وہ تو ایک ملٹری کے تھے نا بندے، لیکن انہوں نے اپنے تجربے کے لیے وردی والوں کے لیے اچھا کیا اور وہ پولیس والوں کا نظام کو بہتر کیا، بہت بہتر کیا. میں کہتا ہوں ایک یورپین سٹائل کے وہ جو 1122 اور جو سٹائل ہے نا، اور 15 ہے اور بہت سارا ہو گیا، وہ سارا اس دور میں ہوا. اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. صحیح ہے. بہت شکریہ محترم، بہت مہربانی، آپ کی کال کا شکریہ. اور خواجہ آصف صاحب بہرحال اس وقت تو بہت ہی اونچے منصب پہ ہیں، تو وزیر دفاع ہیں، اور دیکھیں کہ وہ کب ہمارے ہاتھ آتے ہیں. اور دوسرا پولیس اصلاحات یقیناً اب پچھلے دنوں یہ بھی خبر تھی جو ماڈل ٹاؤن سانے میں جو پولیس افسران ملوث تھے تو کچھ لوگوں کی ترقیاں روکی ہوئی تھیں، تو وہ بھی ہماری عدالتوں نے وہ بحال کر دیے، بجائے کہ ان کو معطل کیا جاتا، وہ تفتیش کی جاتی کہ آپ کو آرڈر کس نے دیے، اور اگر وہ ترقیاں بھی رکی ہوئی تھی کسی طریقے سے تو وہ بھی عدالتوں نے کہا ہے کہ نہیں، ان کو باقاعدہ مزید ترقی دی جائے. اور یہ جن کے ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے بے گناہ لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا. تو یہ تو صورتحال ہماری پولیس کی ہے. وہ اصلاحات کیا ہوں گے؟ کبھی کسی وردی میں آتے ہیں، کبھی کوئی کلر چینج کرتے ہیں، ان کے ذہن چینج نہیں کرتے، ان کی جو ہے وہ ایک نظام جو ہے وہ چینج نہیں کرتے. وہ تھانہ کلچر ابتر سے ابتر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہم بعض بڑا ایک چینج کیا تو کالی سے وہ پیلی کر دی، پیلی سے نیلی کر دی، وردیاں چینج کر دی، اور نئی جو ہیں وہ اس میں فورسز بنا دی. تو یہ ہمارا یہ ٹھیک کرنے کا
ایک نہیں طریقہ اگر کار ہے خالی جو کوئی کارآمد نہیں ہے. دیکھیں یہ خالی ایک پولیس اس سے وہ نہیں ہے یعنی کہ متاثر نہیں ہے. آپ دیکھیں 70 سالوں سے کیا ہے. 70 سالوں سے ہزاروں قسم کی جماعتیں بنائیں، ہر پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی، اس کو کنٹرول رکھا گیا، پھر اس کے کئی ٹکڑے کیے گئے، پھر اس کے اندر جو بات نہیں مان رہا تھا اس کو راہ سے ہٹایا گیا. یہ کام لیاقت علی خان کے زمانے سے شروع ہوا. لیاقت علی خان کو مارا، فاطمہ جناح صاحبہ کو مارا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بانی پاکستان سے جان چھڑائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیاں کھڑی کرنی شروع کی. اس کے اندر پارٹیاں، پھر جہاد کارڈ آ گیا، پھر اس کے اندر دہشت گرد پارٹیاں، اس میں ہزاروں قسم کی پارٹیاں، اگر نام گنانے بیٹھوں تو ٹائم کم پڑ جائے گا. اس قدر پارٹیاں، وہ سارے گروہ، ان کے تربیتی مراکز سب ناک کے نیچے. اب جب یہ سارا کام پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور یہ تمام سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے، پولیس بیچاری کہاں سے اس سے بڑی ذمہ رہے گی؟ پولیس کے اندر آپ دیکھیں پوری دنیا میں، آپ مجھے بتائیں کسی ٹی وی پہ خبر چلتی ہے کہ کوئی آپ کو ایسا پولیس والا دکھایا جاتا ہے کہ جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہو اور پولیس کی وردی کے بغیر پرائیویٹ ڈریس کے اندر ہتھیار لیے ہوئے جا رہا ہو اور میڈیا اس کی تعریفیں کر رہا ہو؟ ایک زمانے میں چودھری اسلم صاحب، پھر راؤ انور صاحب، مختلف بہادر جو تھے، بہادر صاحب، عابد تو باکسر. یہ عابد باکسر اور یہ سب، ٹھیک ہے نا، اور بھی بہت سارے نام ہیں. تو ان سب کی تمام میڈیا پر کوریج چلتی تھی. کہا یہ جاتا تھا کہ یہ ڈائریکٹ، یعنی آئی جی کو نہیں، یہ ڈائریکٹ اور بڑی ایجنسیوں کو رپورٹ کرتے ہیں پرائیویٹ کپڑوں میں، اور ہاتھ میں ان کے پسٹل اور مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے. یہ پوری دنیا میں قانون نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ کپڑوں کے اندر پولیس کارروائی میں حصہ لے رہا ہو، مگر ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. یعنی نظام تباہ ہے. یعنی کہنے کو ایک آئی جی بیٹھا ہوا ہے مگر اس کے اختیارات نہیں ہے. ایک ایس ایچ او کہنا نہیں مان رہا کیونکہ اس کی لائن ڈائریکٹ کہیں اور سے ہے. ایک ڈی ایس پی کی لائن کہیں اور سے، ایک ایس پی کی لائن کہیں اور سے. جس کو ترقی دلوانی ہے اوپر سے کہہ دیا اس کو ادھر پروموٹ کر دو. اس سے اپنے سیاسی کام لیے، اس سے جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں بھی کام لے رہی ہیں، اور وہ پھر اور اوپر سے بھی اس کی لائن ہے. تو اب اس میں پھر پولیس کا یہ ڈھونڈنا کہ پولیس اس کے بیچ میں گئی دیکھیں کدھر، یہ یہ بڑا مشکل ہو بالکل جائے گا. صحیح. اور یہ پولیس کا تو نچلی سطح پہ رہ گیا نا کہ ہماری جو سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے نا، یہ تو ان کی خواہشات، تھانوں کچہریوں کی، ڈی ایس پی ایس پی، یہ تو یہ ان کا ہو گیا. بڑے سیاستدان دیکھیں وہ تو آرمی چیف کے اوپر اب ان کو لگا ہوا ہے کہ آرمی چیف اب ہمارے مرضی کا لگے. ایک کہہ رہا ہے ہماری مرضی کا لگے، اور پھر وہ ایک کو ڈر ہے کہ اگر اس نے لگا دیا تو اس کے کام آئے گا، اور ایک کو ڈر ہے اس کو لگا دیا تو اس کے کام آئے گا. تو یہ ہماری دیکھیں ترقی پاکستان تھانوں کے سے کام کون سیاستدانوں آئے نے گا؟ آرمی چیف تک پہنچا دی. ہاں، پاکستان کے کام کون آئے گا اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. چاہے وہ آرمی چیف لگانے کا معاملہ ہو، پولیس کا معاملہ ہو، کسی اور منسٹر کا افسوس کے معاملہ ساتھ ہو. موسی بھائی جنہوں نے لگنا ہے ان کو بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ فکر ہے. اب خواجہ آصف کی یہ بات مجھے یاد آ گئی، انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ ایک تو سیاستدان کی ہوتی ہے نا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ باجوہ صاحب چوتھے نمبر پہ تھے جب یہ 6 سال پہلے آرمی چیف لگے ہیں. ان سے پہلے 3 اور لوگ تھے جن کو جو ہے نظر انداز کر کے نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کو منتخب کیا اور وہ لگائے. تو یہ باقاعدہ کیمپین، جرنیل بھی کیمپین کرتے ہیں، یہ بھی سورسز لڑاتے ہیں. خواجہ آصف آن ریکارڈ کہہ چکے کہ مجھے بھی 2 جرنیلوں نے جو ہے وہ ریچ کیا تھا کہ ہم بھی ہیں بھائی. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کی اپنی رسا کشی جاری ہے. تو یہ اب عمران خان کا بیان بھی آیا کہ یہ جب تک یہ معاملہ ہماری عدلیہ کی طرح، جیسے چیف جسٹس جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی سینئر جو بھی ہے وہ چیف لگ جاتا ہے، تو اسی طرح جب تک ہمارے اس ادارے میں بھی یہ سسٹم نہیں آئے گا تو ہم اسی طرح سے ایسے لگ رہے جیسے وہ 29 رمضان کو ہوتا ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا، کل عید ہے کہ نہیں عید ہے. یہ رولے ہیں اس وقت. عمران خان بھی تو ایسے ہی آئے تھے. عمران خان آئے ہیں، نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی آئے تھے. ان کو مطلب وہ کرکٹ کھیلتے کھیلتے، مجھے یاد ہے وہ ضیاء اللہ صاحب نے ان کو ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ سیاست میں نہ آئیں، آپ کا بڑا اچھا نام ہے، آپ یہیں تک رہیں. پھر ان کو لایا گیا. تو اب ایک ٹرینڈ بن گیا، جب پاکستان کی ٹیم ہارتی ہے تو لوگ کپتان کا نام لے کہتے ہیں اچھا ہوا ایک وزیر اعظم سے ہماری جان جٹی. تو یہ جو یہ بھی وہی سے اب یہ فائنل جو ہارے ہیں تو وہی صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح تو آدمی وہ کرٹیسائز کرے نا جو دودھ کا دھلا ہو. ہاں بس یہ معاملہ ہے نا ایسا. پھر ہم وہ بات کے کہاں سے آئے، پھر ایسا ہمارا سلسلہ ہی کوئی دن جو ہے وہ پتہ نہیں پھر مغرب سے چڑھے گا. السلام علیکم. جی بہن. وعلیکم السلام.
सॉरी मैं आपका दोबारा टाइम ले रही हूँ। कोई बात नहीं एक बहन। मेरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ये कहना कि साफियों को इजाजत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब एक मिनिस्टर जो है पूरे इलाके का बजट वो खुद खा जाता है, सही। और उस इलाके में अगर जाएं तो सबको पता होता है कि उस इलाके में क्या हो रहा है। कोई स्कूल नहीं होगा, कोई कॉलेज नहीं होगा, कोई अस्पताल नहीं होगा। मैं अपने इलाके की बात कर रही हूँ, एक अस्पताल नहीं है जो कि स्टैंडर्ड का हो, जहाँ पे एक्सेस हो, किसी आम बंदे को एक्सेस हो। सही। अस्पताल नहीं है, और कोई कॉलेज, कोई वहाँ पर स्कूल नहीं होगा, कोई एक्सेस नहीं होगी, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं होगी। लेकिन जब वहाँ से मिनिस्टर गुजरेगा तो आम बंदे को तो खैर मतलब कि वो इतनी बड़ी उनकी गाड़ियां होती हैं कि पैदल चलने वाला उन्हें नजर ही नहीं आता, और आगे पीछे जो इतनी बड़ी कतार लगी होती है। और उस इलाके का जो बजट वो अकेला नहीं खाता, वो सहाफी के जेब में भी जाता है, और वो सहाफी फिर फखर से उस मिनिस्टर को सुबह से लेकर कहता है कि बस यही बैठा रहे मेरे सामने और मैं इसकी पूजा करता रहूं। कहते तो हम अपने आप को मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होने के लिए सबसे पहले कलमा पढ़ना पड़ता है। कलमे क्या क्या है कि ला कहो, ना कहो हर चीज को, और अल्लाह को मानो। क्या ये अल्लाह को मानते हैं ये साथी जो सुबह शाम पूजा करवाते हैं? पूरी कौम भी पूजा करे इन मूर्तियों की, और हम भी पूजा करें, बैठाए हुए हैं, और सुबह से लेकर शाम तक इनको जाए वो इंडिया के टीवी पर इनको मूर्तियों को रख के तो पूजा करें। सही। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही तरजीहात के हवाले से आपने बात की कि वतन का ना ही ये सहाफी, फिर आपने हमारे मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान को देखा, उनके तो हल्फ भी उठाए हुए होते हैं कि हम अपने मुफाद के ऊपर कौमी मुफाद को तरजीह देंगे। जी जी बहन। जिन साफियों की ये बात कर रही है वो लिफाफा साफी हैं। मैं बस में सारे साफियों को नहीं कहा जा सकता। एक वो बात ठीक कह रही हैं, मगर थोड़ा सा क्लियर करें कि वो साफी जो हक और सच की बात करते हैं उनको भगा दिया जाता है या मार दिया जाता है। जो भाग जाता है वो बच जाता है, जो नहीं भागता वो मार दिया जाता है, या कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल काम कर रहा होता है उसे मार दिया जाता है। तो बहरहाल इसके अलावा कितने लोग हैं जिनके जिया के दौर में हंटर में मारे गए, क्या क्या हुआ, ये कोई आज की दास्तान नहीं है। तो सारे साफियों को एक 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 लकड़ी से हाथ देंगे भी नहीं। दूसरा इन्होंने कहा कि जी मूर्तियों को ले जाए वहां रखें। तो बहरहाल हमारे यहाँ मूर्ति का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल है, मगर ये मुकद्दसात में आते हैं तो हम इस तरह से भी तौहीन नहीं करते कि इसको जो है वो इस तरह से कहेंगे अपनी मूर्तियां लो और वहां जाओ। इन थोड़ा सा इन चीजों को थोड़ा सा दुरुस्त करके अगर हम बात करें सियाको सबाक के साथ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही। और यकीनन हर शोबे में हम जब बात करते हैं तो अपने आप से इसका आगाज होना चाहिए कि हम इसमें कितने मुखलिस हैं। हम भी बटे हुए हैं ना, कि हमने जो पार्टी या जो भी रहनुमा जो है वो बस हमारे पसंदीदा लिस्ट में आ गया तो उसकी कोई गलत बात को हम गलत मानने को तैयार ही नहीं है। और इस किस्म की जो एक रिजिडनेस या एक थोड़ा सा एक व्यू में हमारी जो आ गई है ना, सख्ती आ गई है कि हमें कोई अब दलील, कोई जो हकायक, कोई सच्चाई जो है वो अपने स्टांस से हिल ही नहीं सकते। अब पिछले दिनों जो वो क्या नाम था उनका, सेनेटर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के, जिन अच्छा सॉरी नहीं वो तो आजम सवाती थे, ये मुस्तफा नवाज खोखर, उन्होंने क्या कह दिया, या वो उन्होंने कौन सा एक जुर्म कर दिया अपना। लेकिन उनका कहा गया जी वो तो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने बात कर दी। अगर आजम सवाती या इमरान खान के ऊपर हमले के हवाले से उन्होंने अगर अपनी आवाज या ट्वीट की थी तो पहले वो बिलावल साहब से उनको पूछना चाहिए था, जरदारी साहब से पूछना चाहिए था। तो ये चीजें हैं, इक्का दुक्का ऐसी वाकयात होते हैं कि लोगों में इस किस्म की जुर्रत, इस किस्म की, अब अरशद शरीफ शहीद का देख लें, अब एक निशान इबरत एक जिन लोगों ने बनाने की कोशिश की है, अब तो अल्लाह करे कि उनका जो रंग खून है उनका रंग लाए और उससे कई जो है वो अरशद शरीफ पैदा हों। लेकिन जो मारने वाले हैं उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि भाई अगर आप हमारी उस लाइन के मुखालिफ चलोगे, उस बहाव के मुखालिफ चलोगे तो आपका ये अंजाम हो सकता है। कई लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गए, कई हैं उनका उधर ही हार्डवेयर जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो तब्दील कर दिया जाता है और सेट कर दिया, सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया जाता है। और बात तो मजबूरियां भी होती है चैनल्स की। अब जैसे वो किसी कॉलर ने भी कहा कि जब हुकूमत के इश्तिहारात वो बंद हो जाएं,
آپ کو ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں دینا وہ مشکل ہو جائے، تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو وہ ٹو کرنا پڑتا ہے جو آپ کو لکھ کے دیا جاتا ہے یا جو آپ کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے پیمرا کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. تو یہ چیزیں ہیں، مختلف وجوہات ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سچائی جو ہے وہ آپ کی بات سے ضرور نظر آنی چاہیے. اب تو بالکل یہ نظر آتا ہے کہ یہ فلاں چینل ہے، فلاں صحافی ہے، اس نے اسی قسم کی بات کرنی ہے، اس نے تو بس وہ کان چٹے والی بات کرنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں کہ یہ اس نے سچ نہیں ماننا. تو یہ چیزیں ایک اور کال لے کے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. جی 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 علی صاحب مہربانی، بہت شکریہ. مصیب بھائی کو میرے سے سلام. دیکھیں بات یہ ہے فروخ بھائی کے پاکستان کے بارے میں آپ جتنی مرضی بات کریں، ٹھیک ہے آپ نے شو کرنا ہوتا ہے وہ تو کرنا پڑتا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان ایک کرپٹ فیلڈ ایک روگ اسٹیٹ ہے جہاں لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں ملتے، لوگوں کا وہاں جسٹس سسٹم ٹوٹلی کرپٹ ہے. اور یہ سارا کرا درا جتنا بھی 70-75 سال سے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا گند ہے، اور انہوں نے یہ سارا خفیہ ایجنسیاں ہیں. پاکستان کی پولیس جتنی اسپیشلی پنجاب پولیس جو ہے یہ تو ساری بی ٹیم ہے، یہ بیوروکریسی ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی، ان میں تو زیادہ تر کرمنل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو پاکستان ایک فیلڈ ایک کرپٹ ایک روگ قسم کی اسٹیٹ ہے. کشمیریوں کو انہوں نے بکرا بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور ادھر سے جیسے انڈیا کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم کشمیر آزاد کروائیں گے، یہ وہ ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. پہلے قطر میں تو بنگلہ دیش بنا، اب دیکھیں یہ جس طرح جا رہے ہیں بلوچستان پہلے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ دوسری طرف سے کے پی کی خیبر پختون کے لوگ جس دن بگڑ گئے تو ان کا باپ ان کو قابو نہیں کر سکتا. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 23 مارچ کو جو سرکس دکھائی جاتی ہے لوگوں کو، جس ملک کے لوگ بچے جو ہے کچرے سے کھانا اٹھا کر کھائیں، بچے اسکول نہ جا سکیں، لوگوں کو بنیادی حقوق نہ ملے، اس ملک کو یہ 23 مارچ کو اس طرح کی سرکس دکھانی چاہیے. یہ کمٹیٹر بٹھا کر یہ علامہ اقبال کی شاعری جو سنائی جاتی ہے لوگوں کو، یہ اس طرح کی سرکس دیتی ہے کہ صرف جتنے مڈل ایسٹ کے حکمران ہیں ان کو بلا کر ان کو یہ سارا شو دکھایا جاتا ہے ان سے تحفے تحائف لینے کے لیے. تو پاکستان ایک ٹوٹلی ایک کرپٹ اور ایک فیلڈ ریاست ہے، اور اسے روگ اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے حالات نیبر کنٹریوں سے سوائے کسی کوئی بھی نیبر کنٹری آپ کے پاس خوش نہیں ہے. یہ نیشن کی وجہ سے نہیں، جتنے آپ کے ادارے ہیں وہ کرپٹ ہے. تو سارا گند جو ہے نا یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. تو پاکستان کی عوام کو جب تک کھل کر کے سامنے نہیں نکلیں گے، اپنے حق حقوق کے لیے لڑیں گے نہیں، یہ ان کو کچھ نہیں دیں گے. صحیح، بہت شکریہ، بہت مہربانی. بالکل جی بالکل، کرپٹ نیشن، اور یہ ہماری عدالتی نظام کا بھی شاید 136ویں کے کتنے نمبر پہ انصاف کا نظام ہے، اور انصاف کا نظام ہی سب سے ہمیں ان ساری گندگیوں سے نکال سکتا ہے. جب آپ کے یہاں پتہ ہو کہ سارا جو ہے وہ برے کو اس کا انجام جو ہے وہ اس کو انجام تک پہنچایا جائے گا، اچھے کو اس کا کوئی پھل ملے گا، ٹیلنٹڈ کو یا بغیر سفارش والے کو بھی کوئی نوکری یا کوئی اچھے منصب پہ جانا اس کا ممکن ہو پائے گا. لیکن یہ کوئی آج کا جیسے یہ آہستہ آہستہ اس حد تک معاملہ یہ پہنچا ہے، اور ٹھیک کرنا میں سمجھتا ہوں کہ موسی بھائی یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ جتنا زیادہ یہ ہم سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم وہی پاکستانی ہوتے ہیں یہاں اوورسیز جب ملک میں آتے ہیں، ہم دیکھیں قانون کو کتنا زیادہ فالو کرتے ہیں. جہاں سگریٹ نہیں پینا نہیں پیتے، لائن جہاں بنانی ہے لائن بناتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ادھر کوئی جو ہے وہ ہمیں پوچھ لے گا، ہمیں کوئی فائن کرے گا، سزا ہو سکتی ہے. تو ہم سیدھے ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سیدھے کرنے والے خود سیدھے ہونا. جی اس کی وجہ ہے نا، جو سیدھے کرنے والے ہیں وہ خود سیدھے نہیں ہیں. دیکھیں انفلوئنس نہ ہونا، عدالت پہ دباؤ نہ ہو. کس نے زور دے کے 12 بجے رات کو عدالت کھلوائی؟ کیوں کھلوائی؟ بات ہی ہے نا. بینچ بنواتا کون ہے؟ مرضی کے بینچ بن رہے ہیں، جج چینج ہو رہے ہیں، جج جا رہے ہیں مدینے کے اندر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، تصویریں آ رہی ہیں کہ پیسے والا نہیں. تو یہ تمام چیزیں، ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرے اور عدالت بالکل آزاد ہو اور پاورفل ہو. یہی سسٹم چوروں کو پھانسیاں دے گا، کرپٹ لوگوں کے ہاتھ کاٹے گا، سسٹم سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا. لوگ دیکھیں ابھی سوشل میڈیا کی طاقت ہے. وہ دندناتے ہوئے جو پولیس والے پہلے کام کرتے تھے اب ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ویڈیو بنا کے نہ ڈال دے کہ ایک واویلا مچ جائے. تھوڑے سے محتاط ہوئے ہیں جو نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ پاکستان کی عدالت سے ڈرتے ہیں.
वो सोशल मीडिया के छोटे से कैमरे से डरते हैं कि कहीं कोई मोबाइल से बना ना रहा हो, अगर मैं सरेआम बदमाशी कर रहा हूँ तो कोई वीडियो बना के ना डाल दे, वो इस पर एहतियात करते हैं, ठीक है ना। जिनको स्मार्टफोन बास को इस्तेमाल भी करना ना आता हो, उसको ये मालूम है। तो ये तमाम चीजें सिस्टम अगर आ जाए, आजाद इदारे हो जाएं, तो वो अपना काम करेंगे। वो आजाद नहीं है, तो जब तक वो आजाद नहीं बेनिफिशियरी होंगे है ना, तो होने वाला नहीं है। ये चलाने वाले जो सिस्टम वो ठीक क्यों करें कि जब उनको इसी जो टूटे और इस किस्म के तारीख सिस्टम का खुद वो बेनिफिशियरी हैं, तो वो खुद कैसे एग्जैक्टली, ठीक कर सकते हैं। तो एक कभी और नहीं कॉलर करेंगे। है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, फारूक भाई एक बात मैं और करूंगा। जी जी देखिए ये हम जब कहते हैं ना कि ये सियासतदान जो है रात के अंधेरे में जाकर मिलते हैं आर्मी चीफ को या इन जनरलों को, या खुफिया एजेंसी के जितने लोग हैं, तो मतलब है ये खुद भी तो करप्ट है ना, क्या रात के अंधेरे में क्यों इनको मिलते हैं, ये दिन में क्यों नहीं मिलते इनको। तो ठीक है। मतलब है ये सारा एक चेन है, ये जज, ये जनरल, ये सारे खुद ऐसे ही हैं, उनको ऐसे आगे लोग चाहिए, ऐसे सियासतदान चाहिए, ऐसे नीचे इस तरह की पुलिस चाहिए। तो इसी तरह इन्होंने पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के हकूक के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो बिल्कुल सही। इसके खिलाफ खुलकर लोगों को, आवाम को इनके खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी तब ठीक। ये, वरना ये मुल्क न कोई निजाम ठीक हो सकता है, न कुछ भी नहीं हो सकता। ये जनरल खुद भी ऐसे ही है, रात में अंधेरे के क्यों मिलता है आर्मी चीफ लोगों को, मिलना नहीं चाहिए। वो कौन सा दिफाई अमूर जो हैं उस पर बात डिस्कस हो करने रहा के लिए वो है। लोग आते हैं। बिल्कुल सही। वो जुबैर उमर से भी जब मुलाकातें शुरू हुई थी तो वाकई ये काबिल एतराज चीज है कि इस मामले में ये क्यों अब ये जो एक फौजी जिनका नाम लिया जा रहा है फैसल, उनका जो इमरान खान भी कह रहे हैं कि उसका उनका एफआईआर में नाम भी होना चाहिए, तो उनका शायद वो काम ही ऐसा है कि वो अंदरूनी जो मामलात है पाकिस्तान के सियासी मामलात, खैंची तानी, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रगड़ा देना है, तो ये सारा उनका काम होता है, जिसकी वजह से वो फिर खबरों की जीनत बनते हैं और जिसकी तरफ उनका ध्यान हो जाए, नजर करम हो जाए, तो उसी के वारे न्यारे होते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है हमारे यहाँ, अब देख लें कि इतने दिनों से मुल्क जो है वो बिल्कुल मोहल्लक है। अब शायद ऐसा तो शायद वो 14 अगस्त 47 को भी नहीं था, यानी 10 अगस्त 47 को इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं होगी। लोगों को पता होगा कि हाँ 47 में वतन बनना है और ये हमारा ये किबला होगा, क्योंकि उस वक्त लीडरशिप जरूर थी। उन्होंने जरूर कोई ना कोई कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कोई नजरिया दिया हुआ था, कोई रोड मैप उनके पास था। लेकिन इस वक्त इतना ज्यादा घुप अंधेरा है, कोई पता नहीं कि क्या होने वाला है। कोई उधर से फुलचड़ी निकल रही है, कोई उधर से खबर आ रही है, कोई घड़ी वाला निकल आया, कोई ये साजिश वाले इंकशाफात हो गए। कातलाना हमला अब ये छोटी बात नहीं थी, इमरान खान से 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो जैसे बचे हैं या जैसे उनके ऊपर अटेम्प्ट किया गया, वो तो बिल्कुल एक सफा हस्ती से मिटाने वाली बात थी। ये उनकी किस्मत अच्छी या एक वतन की, कि वरना न जाने अब बेनजीर की शहादत के बाद बहुत खराब हालात हो गए थे। इस शहादत के बाद खुदा न खास्ता क्या से क्या हो जाता। तो ये अजीब व गरीब हमें वो मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन शायद हम मैच वो जीतने नहीं चाह रहे, हम फिर भी कोई मैच असल में फिक्सिंग की हो रहा अवाम है। के हाथ में कुछ रहा नहीं है, अवाम के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। लोग सिर्फ बैठकर चौराहों के ऊपर अपने घरों में सिटिंग रूम्स में बैठ के बात कर सकते हैं। ना सही है। उनकी अवामी पार्टियां कोई है नहीं, मतलब कोई अवाम के पास कोई फोरम नहीं है। जिनको वो वोट जी हाँ। देते हैं वो जाकर ऊपर से मिले हुए होते हैं। तो एक समझ लें कि काउंसलर भी जो है ना, वो अवाम के लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरा छोटी माफिया, उससे अच्छा, बड़ी माफिया, उससे बड़ी एक माफिया। एक चीज जो है, मैं कॉलर होल्ड पे हैं कि अवाम का इसमें क्रेडिट पहले आपने देखा, और खुद वो इमरान खान भी हैरान है, हम खुद हैरान है एज ए पाकिस्तानी भी, कि जब भी कोई हुकूमत गिरी है मिठाइयां बांटी गई हैं, चाहे कोई असेंबली तोड़ी सदर इसाक ने, चाहे कोई जो है वो फौजी हुकूमत गई है, मिठाइयां बांटी गई हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा था कि अवाम ने जिमनी इलेक्शन में, हालांकि आपको पता है अब ये जो पिछले इलेक्शन हुए इमरान खान के 6-7 जगहों पे खड़े, पता है कि इन्होंने असेंबली में भी नहीं जाना, हमारी नाली थाना कचहरी का काम इन्होंने नहीं करवाना, लेकिन अवाम जरूर निकली है। वो आप उनकी फुटेज देखे, भूखे नंगे लोग अभी भी पूरी उम्मीद है कि जो हमसे कहा जा रहा है शायद वो वादा पूरा किया जाएगा। ये अब इमरान खान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे मजलूमों को भी वो दहशतगर्द करार दे दें, ब्लैकमेलर कह दें, कभी उनका मूड क्या हो, कभी क्या हो, ये उनके ऊपर है। लेकिन अवाम फिर भी एक भरोसा, एक उम्मीद, उन्होंने एक गुस्सा जरूर शो किया
अप्रैल के बाद। एक कॉल लेने के बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं शफीक बोल रहा हूँ भैया। जी मैं शफीक बोलना साहब। चाहता हूँ कि COP27 में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये गया, सारा दुनिया का वर्ल्ड लीडर मुलाकात सबने मगर से फिनिश नहीं कर सका, इसीलिए रूल ऑफ लॉ एक नहीं है इस धरती पर। रूल ऑफ लॉ एक हो जाएगा, ब्रिटिश का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बांग्ला लैंग्वेज में खोज दिया, इंग्लिश जबान पर खोज आया, इंटरनेशनल कोर्ट पर भी बांग्ला जबान पर दिया, इंग्लिश जबान पर मुझे खोज मिला। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान का जो और बांग्लादेश का, इंडिया का, अमेरिका का रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ब्रिटेन की तरह होएगा तो बेहतर होगा। बिल्कुल सही जी, कोर्ट ऑफ जस्टिस। जी मूसी भाई। जी, तो सारी बात देखें, वो अवामी बात यही है कि अवाम के हाथ में, क्योंकि एक माफियाई सिस्टम के तहत मुल्क को चलाया जा रहा है। एक बड़ी माफिया होती है, उसके नीचे एक छोटी माफिया है, उसके नीचे उससे छोटी माफिया है। तो इन बड़ी माफिया जो है वो छोटी माफिया को कंट्रोल करती है। ये इस तरह से पूरा ये नाम रखे हुए इन्होंने सियासी तंजीमों के, इसमें से कोई सियासी तंजीम नहीं है, कोई अवामी पार्टी है नहीं। तो अभी जो इमरान खान की जैसे आपने बात की कि लोग उसके साथ निकल कर आए हैं, लोग उससे शायद उम्मीद कम लेकर आए हैं। ये जो टोला आकर बैठा है, इससे डर कर आए हैं कि इससे जान छुड़ा दे, क्योंकि ये इन्होंने तन पे कपड़े भी नहीं छोड़ने हैं, इन्होंने तन पे कपड़े भी नहीं छोड़ने हैं। वो तकरीर करते थे कि मेरे ऊपर एक ढेले की करप्शन साबित हो जाए, अभी यूके में उनके ऊपर फाइन हो गया, तो अब वो क्लिप सुनाया जाए ना उनको, जो कहते थे मैं सियासत से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कहां जा रहे हैं वो सियासत से हमेशा के लिए? तो अब ये जाकर 5 बिलियन मांग रहे हैं, किसी से 6 बिलियन मांग रहे हैं, और जो इनके कई कई 100 बिलियन खुद यहां से लेकर गए हैं पाकिस्तान के, तो वो इनसे मांगने वाला कोई नहीं है। जो ये कतर से जाकर 5 बिलियन के लिए हाथ फैला रहे हैं, और वो नहीं दे रहे, कोई भी इंटरनेशनल मुल्क जो है वो इस वक्त अभी एक क्यों टॉक शो देगा? में। जब सैलाब की इमदाद चोरी करके का इंजाम आ जाएगा तो कौन देगा? वो पहले ही कह रहे थे कि आप हमें श्योरिटी दें कि सैलाब ज़दागान को पहुंचेगी। इन्होंने हलफ उठाया कि हाँ जी पहुंचेगी, उसके बाद फिर जो है वो इंजाम आ गया। मैं नहीं कह रहा कि आपने लिए हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मगर मुलजिम तो है ना, अभी मुजरिम साबित नहीं हुए हैं, मुलजिम तो है ना। और लेकिन मद्दे मुकाबिल प्रूफ दिए हैं, अखबार ने प्रूफ दे दिए हैं, और अब आपने जवाब देना है जो आप नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से आपको फाइन हुआ है। जी अच्छा, और आपका तो आप जवाब दें। हाँ, जो ट्रैक रिपोर्ट है, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, सब जानते हैं। तो अब लोग जो इमरान खान के पीछे निकल कर आए हैं, वो इस टोले से डर कर आए हैं कि इससे जान छुड़ा दो, ये मुल्क को दिवालिया ना कर दे, ये ना हो कि रोडों पर जो है वो लोगों को रहना पड़े, लोगों के पास बिजली गैस ना हो, एक जाते हुए 2 मिनट रह गए कि मुल्क की हमने सूरत-ए-हाल देखी कि क्या सूरत-ए-हाल है, कितने ज्यादा मसाइल हैं, कितनी ज्यादा चैलेंजेस हैं, और एक चलें अपनी वो बहुत बड़ी पार्टी, या हम उनको बिल्कुल करप्शन से पाक करार देते हैं नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली को, तो एक अगर वतन का कोई हमदर्द है तो वो यहां सैर सपाटे के लिए जाएगा कि वो वतन जाएगा कि हाँ मैं यहां मैदान में आता हूं, मैं वतन को ठीक करने के लिए अपना किरदार अदा करता हूं, कोई पकड़ना भी चाहे तो पकड़े। हालांकि आपके भाई की हुकूमत है, कोई पकड़ेगा नहीं। तो मुझे ये इनकी सियासत की समझ नहीं आई कि ये स्विट्जरलैंड या ये क्या करने गए। नहीं, ये वही करने गए हैं जो पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों से रिटायर्ड होकर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, वो भी तो जाते हैं ना। आप मुझे बता दें, जितने इदारे ले लें आप, जो बड़े बड़े इदारों के लोग हैं, कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर? क्यों कि पूछा जाएगा ये पैसे कहां से आए, क्या हुआ, कभी कमजोर पड़ गए, दोस्तों ने नजरें फेल ली, तो वो पहले ही पैसा बाहर भेजते रहते हैं और पाकिस्तान चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो नवाज शरीफ क्यों जाए? बल्कि ये आर्मी चीफ साहब जो बाजवा साहब जो चंद दिन के अभी हैं, वो उनके अहले खाना के टैक्स गोशवारों को भी वो कोई लीक हुए हैं, तो उनका भी एक स्कैंडल सामने आने वाला है कि ये कितने इनके असासे हैं, इन्होंने कितना टैक्स दिया है, और 24 घंटों में रिपोर्ट भी तलब की है। वो सब चले जाएंगे, कौन पूछेगा? कौन पूछ रहा है? वो सब चले जाएंगे, कौन पूछ रहा है? बात यही है। हाँ। एक रविश पड़ी हुई है, एक रीत पड़ी हुई है, इसीलिए सियासतदान भी करते हैं, उनको पता है, और वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ना कि आप जैसे आप कह रहे हैं भाई की हुकूमत है, उनको पता है किसी भी दिन उठा के बंद कर देगा कोई, वो नहीं आने वाले, वो नहीं आने वाले। और उधर वो
33 दिसंबर ना कभी आएगी ना कभी जाऊंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही। वो वही बात होगी, 33 दिसंबर को ही वो हाँ, मियां साहब पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, एज ए अगर मैं फॉलोअर होता नून लीग का या नवाज शरीफ साहब का, तो मुझे तो चाहिए थे मेरे कायद जो है महबूब, वो वतन में होते और हमें कोई अच्छे बुरे का बताते, हमें डायरेक्शन देते कि भाई ये अच्छा है और ये वतन के लिए बुरा है, ऐसा ना करो। लेकिन हमारे कायद साहब जो है वो सैर सपाटे के लिए पहले 3 साल हो गए, 20 नवंबर 2019 को वो आए थे यहाँ पे, बीमारी की हालत में आए, और कितने बीमार है वो हम सबको पता है। वो सैर सपाटे पे उधर निकल गए, तो ये हम फिर आ जाके क्या करें, वो मौलाना फजलुर रहमान ही बचते हैं पीछे। तो इससे इससे फिर क्या किया जाए, आवाम की जितनी किस्मत खराब हो वो हम देख सकते हैं, अब क्या किया जा सकता है। तो मूसी भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और कल इंशाल्लाह आप प्रोग्राम द फोकस लाएंगे यूके टाइम तकरीबन 4:30 बजे। और नाज़रीन, यहाँ और मेरी आपकी मुलाकात इंशाल्लाह प्रोग्राम इवनिंग आवर में होगी तकरीबन 5:30 बजे।